सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया हो गए। मैं बता दूं मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ व्हाट द कमर्शियल लॉ। कमर्शियल लॉ गाइस काफी ज्यादा आसान है कमर्शियल लॉ। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट विथ दिस टॉपिक मैं आप लोगों को कुछ बातें इंपॉर्टेंट है जो बताना चाहूंगा। ध्यान देना सबसे पहले कि सर हम लोगों ने कहीं ना कहीं, अगर तुम डायरेक्ट एंट्री वाले बच्चे हो तो ग्रेजुएशन में, नहीं तो तुमने सीएमए फाउंडेशन के अंदर क्या पढ़ा हुआ है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा हुआ है गाइस। ठीक है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट हम लोगों ने सर पढ़ा हुआ है। बस अब जो तुमने फाउंडेशन में पढ़ा था ना, अगर मैं सच्ची बताऊं आप एक बार मॉड्यूल को क्रॉस चेक करके देखना कि आपका इंटर लेवल का जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो तुम्हारे फाउंडेशन से छोटा है। लेकिन सर मैं आपको सच्चाई बात बता रहा हूं, मैं आपको बहुत डिटेल में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाऊंगा। पढ़ना बहुत इजी हो जाएगा क्योंकि आपको कंसेप्ट कहीं ना कहीं पता है। तो जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टूवर्ड्स योर स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल के हिसाब से देखो ना तो ऐसे 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 खत्म हो जाएगा आपका टॉपिक। लेकिन मैं क्यों आपको डिटेल पढ़ा रहा हूँ, इसके पीछे का कारण है जो आप लोगों ने फाउंडेशन में पढ़ा उसमें से काफी सारी चीजें इंटर लेवल पे दी नहीं है। लेकिन इंटर लेवल पे क्या पूछे गए, इस क्वेश्चन पूछे हुए हैं। क्वेश्चन पूछे हुए हैं कौन से, ऑन द कंसेप्ट विच इज देयर इन द फाउंडेशन। तो मोटा मोटी आपको एक बात समझ में आ रहा है, जो आपको फाउंडेशन में है वो भी पढ़ना पड़ेगा और जो आपको इंटर में है वो भी पढ़ना पड़ेगा। और मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा जैसे कि आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है। समझ में आ रहा है जैसे नो, सारी चीजें हाथ से लिखते 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 समरी नोट्स बनाते 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 हम लोग कंप्लीट कर लेंगे आपके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को, साथ ही साथ में आपके सेल ऑफ गुड्स एक्ट को। सर निगोशिएबल भी हमने फाउंडेशन में पढ़ा था, लेकिन बच्चों निगोशिएबल बहुत एडवांस लेवल पे आ जाता है जब आपकी बात आती है किसकी, इंटर की। तो निगोशिएबल भी हमने को डिटेल में पढ़ना है। रेस्ट ऑफ द टॉपिक इज ऑल टुगेदर न्यू फॉर यू। रेस्ट ऑफ द टॉपिक आपका पूरा का पूरा आपके लिए क्या रहेगा, नया माना जाएगा गाइस। ठीक है, तो ये तीन ऐसे एक्ट है जिसका आपको नॉलेज है। तो वी विल गोइंग टू स्टार्ट विथ व्हाट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, सेल ऑफ गुड्स एक्ट करेंगे। उसके बाद में गैस हम लोग क्या करेंगे, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वगैरह वगैरह सब कुछ हम लोग आगे आगे बढ़ते चल जाएंगे। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम गैस लेट्स गेट स्टार्ट विथ व्हाट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। मैं आशा करता हूँ guys, आप लोग पेन पेपर लेके बैठो, है ना। पेन पेपर लेके बैठो बैठो। मैं आपको पूरा का पूरा जो रिलीवेंट पार्ट है वो सब कुछ मैं आप लोगों को लिखा के देने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे इस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, है ना। सबसे पहले बहुत ही बेसिक बातें लिखेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कि सर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये क्या हो गया, द नेम ऑफ द एक्ट, नेम ऑफ द एक्ट। अच्छा कहाँ पर एक्सटेंड, कहाँ पर एप्लीकेबल है सर एक्ट, बता सकते हो आप मुझे। इट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ द इंडिया, पूरे के पूरे इंडिया पर एप्लीकेबल है। ठीक है, क्वेश्चन सर ये एक्ट इनैक्ट कब हुआ था। इनैक्ट मतलब ये एक्ट एग्जिस्टेंस में कब आया था। इट वॉज इनेक्टेड ऑन 25 अप्रैल 1872। बट ये एक्ट कमेंस कब हुआ था गाइस, मतलब आया पहले था लेकिन एप्लीकेबल बाद में हुआ था। इट वॉज कमेंस ऑन 1 सितंबर 1872। सर ये जम्मू कश्मीर पे भी एप्लीकेबल है। हाँ, होल ऑफ द इंडिया बोल दिया ना, होल ऑफ द इंडिया में आपका जम्मू कश्मीर के इंडिया के बाहर का पार्ट नहीं है, तो इट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ द इंडिया। गाइस बताओ क्या आपको बेसिक आइडिया समझ में आया कि जो आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ना वो क्या है, वो बड़ा सिंपल सा एक्ट है गाइस। ये कहाँ पर एप्लीकेबल है, होल ऑफ द इंडिया। किस दिन इनेक्ट हुआ था, ये इनेक्ट हुआ था 25 अप्रैल। और कब से एप्लीकेबल हुआ है, 1 सितंबर 1872 से ये एप्लीकेबल हुआ था। ठीक है, अब सर सबसे पहले कुछ बेसिक डेफिनेशन जब तक समझोगे नहीं इस चैप्टर में हम लोग आगे बढ़ नहीं पाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट इज समथिंग जो हम लोग क्या करते हैं डे टू डे बेसिस पे हमारे लाइफ में एंटर होते हैं, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, सो पहला ही क्वेश्चन आपके लिए गाइस कि व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या, जैसे एक बेसिक एग्जांपल लेके चलो। आपने एकतम एकेडमी को पैसा दिया, राइट। जैसे ही आपने पैसे दिया तो डोंट यू थिंक आपने पैसा क्यों दिया, आपने पैसा दिया मेरे क्लास के लिए। तो आप लोगों ने ऑफर किया था कि सतीश सर की क्लास मिलेगी क्या, और एकत्वम एकेडमी ने उसको क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया गाइस, एक्सेप्ट कर लिया। तो यहाँ पर एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल रखता हूं मैं कि यहाँ पर है स्टूडेंट्स और यहाँ पर है गाइस एकत्वम एकेडमी। तो ये लिखना है तुमको, साथ में लिखना है। ठीक है, तो स्टूडेंट ने ऑफर किया कि हमें क्या चाहिए, लेक्चर चाहिए। लेक्चर चाहिए किसके,
सतीश सर के, एसबी सर के। और वहीं पे जैसे ही स्टूडेंट ने ऑफर किया, क्या ना ऐसे एकतम एकेडमी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया गाइस, यस और नो? तो एकतम एकेडमी ने इस ऑफर को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। हमारे पास ऑप्शन था, हम हाँ भी बोल सकते ना भी बोल सकते, लेकिन हमने क्या बोला गाइस, हमने इसे एक्सेप्ट कर लिया। गाइस क्लियर हुआ, यस और नो? अब जैसे ही तुमने बोला सतीश सर का लेक्चर चाहिए, तो बेटा यहां पर आ जाते हैं रोल में दूसरा व्यक्ति, कौन, सतीश सर, एसबी सर, ठीक है। और जब एकतम एकेडमी ने सतीश सर को ऑफर किया, क्या सतीश सर आप हमारे साथ में एसोसिएट हो गए क्या सीएमए कोर्स के लिए? जैसे मैंने आई स्टार्टेड विद द फाइनल, फाइनल से फिर मैं इंटर लेवल भी पढ़ाना चालू किया, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे क्या पूछा गया, सतीश सर आप फाइनल को हमारे साथ में पढ़ाओगे क्या? तो पहला ऑफर था पढ़ाने का, फाइनल का। फिर बोला सतीश सर इंटर भी पढ़ाओगे क्या? सेकंड ऑफर है किसका, पढ़ाने का, ठीक है। फिर जैसे ही मैंने हाँ बोला, जैसे ही मैंने हाँ बोला, इन्होंने मेरे साथ में एक कंडीशन रखी, एक्सक्लूसिविटी। सर व्हाट डू यू मीन बाय एक्सक्लूसिविटी? एक्सक्लूसिविटी का बड़ा सिंपल सा मतलब है कि हमारे साथ पढ़ाओगे तो कहीं और किसी और प्लेटफॉर्म पे मत पढ़ाना, मतलब कि सीएमए कोर्स को कहीं और नहीं पढ़ाना। और बेटा मैंने भी इनको क्या बोल दिया, मैंने भी बोला डन। सच्चाई की बात यह है, विजय सर और हम लोग पहले से ही कांटेक्ट में थे, ठीक है। विजय सर मेरे खुद के टीचर रह चुके हैं पहले ज़माने में। विजय सर पहले 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 लॉ पढ़ाते थे, लॉ पढ़ाते थे सीएस प्रोफेशनल वाले बच्चों को, एडवांस कंपनी लॉ, ड्यू डिलिजेंस, उसके बाद में तुम्हारा इथिक्स, सस्टेनेबिलिटी वगैरह, ये सारी चीज़ें विजय सर पढ़ाते थे। तो विजय सर ने क्या किया, पहले लॉ मुझे पढ़ाते थे, मैं उनका स्टूडेंट था, फिर मैं वो जहाँ पे पढ़ाते थे वहीं पे मैं भी पढ़ाने के लिए लगा, फिर देन ही शिफ्टेड टू अनदर क्लासेस। और उसके बाद में उन्होंने मुझे ऑफर किया। तो जिस दिन एकत्वम का बात हुआ था, रात को 1-1:30 सर ने मुझे कॉल किया था, बोले भाई, बोला यस सर, रात को है बात कर सकते हैं? मैंने बोला यस सर। मेरा मैसेज जाता है यस सर, उतने में तो सर का कॉल था, क्योंकि मैं जगह था, उनको पता है। और ऑन दी कॉल सर ने बोला कल मीटिंग में मिल सकते हैं अपन लोग, थोड़ा सा काम की बात करते हैं। मैंने बोला डन सर। और दूसरे दिन तो हम लोग फाइनल कर लिए थे। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइज। अब यहाँ पर तुम देखो तो क्या मैं बोल सकता हूँ, यहाँ पर स्टूडेंट ने क्या दिया, ऑफर दिया। तो यहाँ पर स्टूडेंट क्या बन गया, ऑफरर, ऑफरर। और सर एकत्वम एकेडमी स्टूडेंट के लिए क्या हो गई, जिसको ऑफर दिया था, तो वो क्या हो गई गाइस, वो हो गई ऑफरी। क्या हो गई, ऑफरी। ऑफरी मतलब जिसको आपने ऑफर दिया उसको क्या बोलते गाइस, उसको बोलते हैं ऑफरी। लेकिन अब ध्यान देना, यहां पर जो स्टूडेंट ने ऑफर दिया वो किस चीज का ऑफर दिया, टू डू समथिंग, कि हमें सतीश सर के लेक्चर दो। क्या आप हमें सतीश सर के लेक्चर दोगे, यस और नो? यस। लेकिन बाद में एकत्वम एकेडमी ने भी, एकत्वम एकेडमी भी क्या है गाइस, ऑफरर है, क्योंकि इन्होंने भी किसको ऑफर किया, सतीश सर को। और इसके बाद में सतीश सर कौन हो गए, ऑफरी, ऑफरी हो गए। लेकिन एकत्वम एकेडमी ने इनिशियली तो मुझे ऑफर दिया था टू डू समथिंग, मतलब कुछ पढ़ाने का। बाद में ऑफर क्या दिया, नॉट टू डू समथिंग, कहीं और नहीं पढ़ाना। इसके लिए बोले हम आपको एक्स्ट्रा पे करेंगे। तो यहां पर ऑफर किस चीज का है गाइस, यहां पर ऑफर है नॉट टू डू समथिंग। द ऑफर इज व्हाट, नॉट टू डू समथिंग। लेकिन मुझे एक बात बताओ, जब तुमने ऑफर दिया होगा एकत्वम एकेडमी को कि सतीश सर के लेक्चर आप हमें सेल करोगे, तो क्या क्या इंटेंशन से दिया होगा कि एकत्वम एकेडमी तुमको ना बोलेंगी, एकत्वम एकेडमी तुमको हाँ बोलेगी? ऑफ कोर्स एकत्वम एकेडमी तुमको हाँ बोलेगी। तो ध्यान देना, जो ऑफरर होता है ना, जो ऑफरर होता है उसका इंटेंशन क्या होता है, उसका इंटेंशन होता है कि उसको कंसेंट चाहिए, ऑब्टेन दी कंसेंट, मतलब स्वीकृति चाहिए, मतलब उसको ही लॉ में बोलते हैं असेंट। असेंट का मतलब अप्रूवल, ठीक है। ऑब्टेन द असेंट ऑफ ऑफरी, ऑब्टेन द असेंट ऑफ ऑफरी। अब बेटा अगर तुम इस पूरी चीजों को जोड़ दो ना, तो तुम्हारी एक डेफिनेशन बन जाती ऑफर की, ऑफर की। तो ऑफर की डेफिनेशन क्या लिखेंगे गाइस, ऑफर ऑब्लिक प्रपोजल, ऑफर ऑब्लिक
प्रपोजल। प्रपोजल का डेफिनेशन क्या है सर? प्रपोजल का डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज ए के अंदर लिखा हुआ है कि बोलते हैं जब एक व्यक्ति अपनी मन की बात किसी और व्यक्ति को बताता है। जैसे तुमने बोला सतीश सर का लेक्चर हमें सेल करोगे क्या, ये तुम्हारे मन की बात तुमने किसको बताई गई? ये तुम्हारे मन की बात तुमने बताई एकत्वम एकेडमी को। एकत्वम एकेडमी ने उनके मन की बात बताई कि सतीश सर हमारे साथ में पढ़ा रहे हो, प्लीज कहीं और मत पढ़ाना। तो यहाँ पर एक व्यक्ति अपने मन की बात दूसरे व्यक्ति को बता रहा है, क्यों? क्योंकि सामने वाला व्यक्ति उसको क्या करे? एक्सेप्ट करे। अच्छा, जो बात तुम बता रहे हो वो कुछ करने का भी हो सकता है या कुछ ना करने का भी हो सकता है। क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो यहाँ पे बड़ा सिंपल सा बात बोला है हम लोगों ने, क्या? व्हाट इज ऑफर? तो बोलते हैं व्हेन, लिखेंगे व्हेन वन पर्सन क्या कर रहा है? सिग्निफाई इज विलिंगनेस। सर सिग्निफाई मतलब एक्सप्रेस कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है क्या? अपनी इच्छा, हिज विलिंगनेस, किसको? अनदर पर्सन, टू अनदर पर्सन। अच्छा, जब तुम अपनी इच्छा किसी और को बता रहे हो, किस चीज की इच्छा? टू डू समथिंग, कुछ करने की भी इच्छा बता सकते हो। और abstain फ्रॉम डूइंग, abstain फ्रॉम डूइंग, कुछ ना करने की भी इच्छा हो सकती है। लेकिन इच्छा क्यों बता रहे हो? विथ व्यू टू ऑब्टेन असेंट ऑफ अनदर पर्सन। विथ अ व्यू टू ऑब्टेन दी असेंट ऑफ अनदर पर्सन। बच्चों एक बार ये डेफिनेशन पढ़ोगे क्या? क्या लिखा हुआ है? जब एक व्यक्ति अपने मन की इच्छा किसी और को बताता है, कुछ करने की, कुछ ना करने की, कुछ कुछ करने की, कुछ कुछ ना करने की, इस इच्छा के साथ में कि सामने वाला उसको हाँ बोल दे, तो उसको पहले व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को क्या दिया है? ऑफर दिया हुआ है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है व्हेन वन पर्सन, क्या बोला मैंने? व्हेन वन पर्सन सिग्निफाई हिज विलिंगनेस टू अनदर पर्सन। आप अपनी इच्छा किसको बता रहे हो? अनदर पर्सन, है ना? वो इच्छा क्या हो सकती है? दैट इच्छा कैन बी टू डू समथिंग और abstain फ्रॉम डूइंग समथिंग, कुछ करने की भी हो सकती है, कुछ ना करने की भी हो सकती है। लेकिन जो आप इच्छा बता रहे हो इसके पीछे समझना आपका उद्देश्य क्या है। सर हमारा उद्देश्य है कि सामने वाला हमें हाँ बोले, ऑप्टेन दी विथ अ व्यू टू ऑप्टेन दी असेंट ऑफ अनदर पर्सन। तो यहाँ पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को प्रपोजल दे रहा है, प्रपोजल दे रहा है, समझ में आ रहा है? और जैसे ही तुमने प्रपोजल दिया, जैसे ही तुमने प्रपोजल दिया, सामने वाले ने उसको एक्सेप्ट कर लिया गाइस, सामने वाले ने एक्सेप्ट कर लिया। मतलब द पर्सन, तो यहाँ पे लिखेंगे, एरो करना है ऐसे, ऐसे एरो करना, ठीक है? अब सीन क्या हुआ? प्रपोजल दिया तो बोलते हैं द पर्सन टू हुम प्रपोजल इज मेड, जिस व्यक्ति को तुमने क्या दिया है? प्रपोजल दिया। द पर्सन टू हुम प्रपोजल इज मेड, जिस व्यक्ति को तुमने ऑफर दिया, अगर वो अपनी स्वीकृति दे देता है, मतलब अगर वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है, मतलब अगर वो उसको असेंट दे देता है, असेंट मतलब अप्रूवल दे देता है, कॉन्ग्रेचुलेशन गाइज, आपका ऑफर एक्सेप्ट हो चुका है, कॉन्ग्रेचुलेशन आपका ऑफर एक्सेप्ट हो चुका है। एंड द मोमेंट आपका ऑफर एक्सेप्ट हो गया बेटा, अब ये क्या बन गया है? दिस इज बिकम प्रॉमिस, दिस बिकम व्हाट? प्रॉमिस। तो द मोमेंट अगर क्या बोल सकते हैं, एकत्वम एकेडमी ने आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया, ये क्या बन चुका है? प्रॉमिस बन चुका है। द पर्सन टू हुम प्रपोजल इज, जिस व्यक्ति को तुमने प्रपोजल दिया, वो व्यक्ति ने क्या किया? सिग्निफाई असेंट, सिग्निफाई हिज असेंट कर लो, सिग्निफाई हिज असेंट देयर टू, उसने अपनी इच्छा मतलब क्या कर दी? असेंट दे दिया आप लोगों को। जैसे ही असेंट दे दिया, द प्रपोजल इज सेट टू बी एक्सेप्टेड, तो क्या हो गया? दी प्रपोजल आपका क्या हो चुका है? एक्सेप्ट हो चुका है।
और जैसे ही आपका प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया, ये क्या बन जाता है? सो व्हेन प्रपोजल accepted, it become promise। तो वो क्या बन जाता है? आपका एक प्रॉमिस बन जाता है। गैस बताओ, क्या यहाँ तक आपको समझ में आया? यस और नो? तो ये क्या था सर? ये डेफिनेशन था आपका एक्सेप्टेंस का। तो ये डेफिनेशन किसका है? एक्सेप्टेंस। और एक्सेप्टेंस कहाँ पे लिखा हुआ है सर? सेक्शन नंबर 2 क्लॉज बी। सेक्शन नंबर 2 से पहले ऑफर आता है तो सेक्शन 2 क्लॉज ए, और उसके बाद में ऑफर देने के बाद में मैंने बोला कुछ तो बोल, कुछ तो बोल, बोल बोल बोल, हाँ बोल, हाँ बोल, बी बोल, टू बी एक्सेप्टेंस। ठीक है। और इसी का दूसरा नाम है गाइस प्रॉमिस। क्योंकि जैसे ही प्रपोजल एक्सेप्ट हुआ तो वो क्या बन जाता है? प्रॉमिस बन जाता है। अब जैसे ही प्रॉमिस बना, जैसे ही प्रॉमिस बना, अब फिर से लेके आते हैं हम लोग एग्जाम्पल। ठीक है। यहाँ पर एग्जाम्पल, स्टूडेंट ने प्रपोजल दिया और एकत्वम एकेडमी ने उसको एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट किया। ठीक है। तो आपके तरफ से क्या आया? ऑफर आया, और इनकी तरफ से क्या आया? एक्सेप्टेंस आया। तो यहाँ पे आया ऑफर और यहाँ पर आ गया गाइस एक्सेप्टेंस। और जैसे ही ऑफर आपका एक्सेप्ट हो जाता है तो ये क्या बन जाता है? इट बिकम व्हाट गाइस? इट बिकम प्रॉमिस। ये क्या बन गया? प्रॉमिस। तो पहले आप कौन थे? अर्लियर यू गाइज आर ऑफरर। जैसे आप थे ऑफरर, और ये कौन थे? ये थे ऑफरी, ऑफरी थे। ठीक है। और जैसे ही प्रॉमिस बन गया, जैसे ही प्रॉमिस बन गया, अब पार्टी के नाम चेंज हो जाएंगे। क्यों सर? अब नई पार्टी आ जाएंगे। व्हाट? प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी। प्रॉमिसर और प्रॉमिसी। प्रॉमिसर मतलब क्या सर? प्रॉमिसर मतलब समझ लो ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन मतलब सर ड्यूटी। ऑब्लिगेशन, ड्यूटी हमेशा प्रॉमिसर पे होते हैं। एंड प्रॉमिसी के पास क्या होता है? राइट होता है, राइट्स होता है। मतलब सर सुनो, अब मुझे बताओ आप, कौन हो जाता है प्रॉमिसर और कौन होता है प्रॉमिसी? हु इज प्रॉमिसर, हु इज प्रॉमिसी? हमारे केस में कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट हो गया है, जैसे ऑफर एक्सेप्ट हो चुका है तो बन गया प्रॉमिस। प्रॉमिस में दो पार्टी, प्रॉमिसर प्रॉमिसी। आप बोलोगे स्टूडेंट है प्रॉमिसर और एकेडमी है प्रॉमिसी। बेटा ऐसा नहीं है। ऑब्लिगेशन मतलब ड्यूटी। तो सुनना, अब दो ड्यूटी यहां पे, एक है पैसा देना, एक है पैसा देना, और दूसरा ड्यूटी गाइस लेक्चर देना। मुझे एक बात बताओ, पैसे देने की जिम्मेदारी किसकी है? पैसे देने की जिम्मेदारी किसकी है? बोले बेटा पैसे देने की जिम्मेदारी है स्टूडेंट्स की। तो यहां पर आपका स्टूडेंट बन गया प्रॉमिसर टू गिव मनी, टू गिव मनी। हु इज प्रॉमिसर? स्टूडेंट्स। लेकिन सर लेक्चर आपको प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी किसकी है? क्लास की। तो यहां पे एग्जांपल आ जाएगा एकत्वम एकेडमी। एकत्वम एकेडमी क्या बन गई? प्रॉमिसी बन गई। अब सर सुनो, राइट मतलब अधिकार, राइट टू रिसीव, पैसा लेना और लेक्चर लेना। आप मुझे बताओ, पैसा लेने का अधिकार किसका है? बताओ, पैसा लेने का अधिकार किसका है? बेटा पैसा लेने का अधिकार है एकत्वम एकेडमी का। तो एकत्वम एकेडमी फॉर टेक अ मनी, फॉर रिसीव मनी बिकम अ प्रॉमिसी। तो यहां पे लिखेंगे एकत्वम एकेडमी। और टू रिसीव लेक्चर हु इज अ प्रॉमिसी? स्टूडेंट्स। कैसे समझ में आया? और देखो, आपको ऐसा नहीं लगता है क्या, एक जन की ड्यूटी है पैसा देना, है ना, वहीं पे दूसरे जन का क्या है? अधिकार है पैसा लेना। एक जन की ड्यूटी क्या है?
लेक्चर देना, और दूसरे का क्या है, अधिकार है लेक्चर लेना। मतलब ऑब्लिगेशन ऑफ वन इज अ राइट ऑफ अनदर, एंड ऑब्लिगेशन ऑफ अनदर बिकम राइट ऑफ फर्स्ट वन। समझ में आया? यस और नो लिखेंगे। सो इन प्रॉमिस obligation of one is right of another, ठीक है, एंड वाइस वर्सा। तो ये क्या हो गया गाइज, गाइज आपका यहाँ पर हमने दो कंसेप्ट समझ लिए। एक हमने पढ़ लिया ऑफर क्या होता है, दूसरा हम लोगों ने पढ़ लिया एक्सेप्टेंस क्या होता है। यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ है गाइज? जल्दी बताओ यस और नो। जैसे ऑफर जो होता है विद इंटेंशन टू ऑफ्टन, मैंने बोला मेरे को इस साल शादी करनी है, बेटा ये क्या मेरे तरफ से ऑफर है क्या? बताओ क्या मेरे तरफ से ऑफर है क्या? नहीं, ये मेरे इंटेंशन में बता रहा हूं। लेकिन अगर मानो मैंने बोला प्रियंका चोपड़ा मेरे को तेरे साथ में शादी करनी है, ये ऑफर है। मैंने बोला नोरा मेरे को तेरे साथ में शादी करनी, नोरा पागल हो गई, बोले अरे बाप रे बाप, मैं अब नहीं रह पाऊंगी तेरे बिना सतीश, मेरे को शादी तो सिर्फ तेरे से ही करना है। आ गए बेटा, चिपक गई। मैं बोला रुको, मैंने सिर्फ मेरे इंटेंशन बताए, मुझे तेरे साथ में शादी करनी है। मैंने ऑफर नहीं दिया कि तू मेरे साथ में शादी करेगी या नहीं करेगी। गैस समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो व्हाट इज ऑफर? व्हाट इज ऑफर? ऑफर मीन्स व्हेन वन पर्सन सिग्निफाई हिज विलिंगनेस विथ अ व्यू टू ऑब्टेन द असेंट, सामने वाले का इच्छा लेना, उसकी असेंट लेना, ये हमारा क्या है, व्यू है गाइस। यहां तक बताओ, क्या आपको यहां तक समझ में आया? यस और नो? तो अब हम लोगों ने पढ़ा ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। अब सुनना, बिकम व्हाट, प्रॉमिस। सो अगर तुमने किसी को ऑफर दिया, मतलब प्रपोजल, लॉ में वर्ड प्रपोजल है ना, लॉ में वर्ड ऑफर नहीं है, प्रपोजल। अगर वो प्रपोजल क्या हो चुका है गाइस, एक्सेप्ट हो चुका है, तो ये क्या बन चुका है, ये बन चुका है प्रॉमिस। एंड अगर प्रॉमिस ऐसा है कि दोनों पार्टी को कुछ ना कुछ मिल रहा है, मुझे एक बात बताओ, क्या यहाँ पे दोनों पार्टी को कुछ ना कुछ मिल रहा है? बोलो 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 बोलो। जैसे एकत्वम एकेडमी को क्या मिल रहा है? टेल मी गाइस। एकत्वम एकेडमी इज गेटिंग मनी, एंड व्हाट स्टूडेंट आर गेटिंग? स्टूडेंट आर गेटिंग लेक्चर्स। तो बोलने का मतलब, ये प्रॉमिस इज सच, प्रॉमिस इज सच, प्रॉमिस हैविंग consideration for both the parties, promise having consideration for both the parties, that become what, that become, then it becomes agreement, it become what, agreement, इट बिकम व्हाट, एग्रीमेंट। समझना, इस बात को बहुत आराम से समझना, एकदम कोई गड़बड़ नहीं है, मैं कोई भी गड़बड़ नहीं है। बोले ऑफर एक्सेप्टेंस ऐसा है कि दोनों पार्टी को कुछ ना कुछ मिल रहा है। सर व्हाट डू यू मीन बाय कंसिडरेशन? कंसिडरेशन का मतलब ही वो जो मैंने अभी बताया आप लोगों को, समथिंग इन रिटर्न। कंसिडरेशन का मतलब क्या है? समथिंग इन रिटर्न, ठीक है। डेफिनेशन में थोड़ी देर के बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी समथिंग इन रिटर्न समझो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, फॉर स्टूडेंट्स, हम लोग बोलेंगे, और फॉर एकत्वम एकेडमी हम क्या बोलेंगे पता है क्या? बताओ, स्टूडेंट को रिटर्न में क्या मिल रहा है? जा तो पैसा ला रहा है, लेकिन रिटर्न में क्या मिल रहा है? लेक्चर्स। द लेक्चर्स आर व्हाट, कंसिडरेशन फॉर स्टूडेंट, एंड मनी इज व्हाट, कंसिडरेशन फॉर, मनी इज अ कंसिडरेशन फॉर whom guys, टेल मी फास्ट। मनी इज अ कंसिडरेशन फॉर एकत्वम एकेडमी, ठीक है। तो समथिंग इन रिटर्न, तो बोलते हैं दिस बिकम व्हाट, एग्रीमेंट। सो एग्रीमेंट मतलब क्या?
ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। एग्रीमेंट मतलब ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, वो होता है प्रॉमिस, और प्रॉमिस के अंदर अगर दोनों पार्टी को कुछ ना कुछ मिल रहा है तो वो क्या है, एग्रीमेंट। तो लिखेंगे एवरी प्रॉमिस, एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस, एक हो या एक से ज्यादा प्रॉमिस हो, एक प्रॉमिस हो या एक से ज्यादा प्रॉमिस हो, फॉर्मिंग कंसिडरेशन, फॉर्मिंग कंसिडरेशन, कंसिडरेशन मतलब गाइस जल्दी बताओ, समथिंग इन रिटर्न, फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, इट बिकम्स एग्रीमेंट, इट बिकम व्हाट, एग्रीमेंट। तो सर क्या बोला है यहाँ पे, दो बातें आपको याद रखनी पड़ेगी। सबसे पहले इधर क्या है, प्रॉमिस है और सेट ऑफ प्रॉमिस है, और प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस भी कैसा है गाइस, कि जहां पर दोनों पार्टी को क्या मिल रहा है, समथिंग इन रिटर्न, मतलब कंसिडरेशन इज देयर, कंसिडरेशन इज देयर। तो प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर whom, फॉर ईच अदर। तुम लोग एक दूसरे के लिए क्या क्रिएट कर रहे हो, कंसिडरेशन, तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है एग्रीमेंट। अब तुम देखो, अगर मैं इतनी सारी बातें करूँ ना, तो यहाँ से क्रक्स क्या निकला, यहाँ से क्रक्स निकला कि सर सबसे पहले होता है ऑफर, फिर वो ऑफर को क्या किया जाता है, एक्सेप्ट, फिर वो एक्सेप्टेंस हो गया तो क्या बन गया, प्रॉमिस। और सर प्रॉमिस ऐसा है जिस तरह दोनों पार्टी के लिए क्या है, कंसिडरेशन, तो फिर वो क्या बन गया, वो बन गया एग्रीमेंट। क्या बन गया गेस, इट बिकम व्हाट, इट बिकम एग्रीमेंट्स। समझ में आ रहा है। और सर अब सुनो, अब सुनो, आगे क्या बोला है कि ये तो हो गया, ऑफर आया, ऑफर एक्सेप्ट हुआ, तो वो प्रॉमिस बन गया, प्रॉमिस में अगर कंसिडरेशन है दोनों पार्टी के लिए तो वो क्या बन गया, एग्रीमेंट बन गया। अब मैं तुमको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, उसका आंसर मुझे दो, क्या ये एग्रीमेंट है या एग्रीमेंट नहीं है। मानो शिवगामी देवी, शिवगामी देवी पता है आप लोगों को, बाहुबली मूवी अगर आपने देखा होगा तो आपको कैरेक्टर पता चलेगा ये वाला, ठीक है। तो शिवगामी देवी ने क्या किया गाइस, ट्राई टू अंडरस्टैंड। शिवगामी देवी ने ध्यान देना, शिवगामी देवी ने बोला किसको, कटप्पा को, कटप्पा को बोला शिवगामी देवी ने क्या, कि तुझे जाके किसका मर्डर करने का है, बाहुबली का। बाहुबली का मर्डर करने का है। तो ये बोला कि मैं तो तुमको मर्डर करके उसका खून लाके दे दूंगा, बोले हाथ को चिपकाता ना वो खून उसके मर्डर करने के बाद में। लेकिन क्वेश्चन ये आता है, व्हाट आई विल गेट इन रिटर्न, मैं तो तेरे को मर्डर करके दे दूंगा, मुझे रिटर्न में क्या मिलेगा, बिकॉज यू आर गेटिंग व्हाट, तेरे को इसका क्या मिलेगा, मृत शरीर। क्वेश्चन मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, तो बोलता है मैं तेरे को दूंगी ना, क्या दूंगी, अगर तूने मर्डर किया मैं तेरे को 1000 सुवर्ण मुद्राएं दूंगी, 1000 सुवर्ण मुद्राएं दूंगी, प्लस तेरे टकले को बाल लगा के दूंगी, मतलब हेयर प्लांटेशन करके दूंगी। बड़ा दुखी था वो अपने जीवन में, क्योंकि उसका बाल नहीं थे ना, तो बड़ा दुखी था। तो बोले तू टेंशन न को ले, तेरे को 1000 गोल्ड कॉइन दूंगी, साथ में तेरे को मैं क्या करूंगी, हेयर प्लांटेशन करके दूंगी। भाई साहब कटप्पा खुश, एकदम एकदम खुश। क्वेश्चन ये आया, क्या यहाँ पर ऑफर है, हाँ, क्या यहाँ पर एक्सेप्टेंस है, हाँ, क्या यहाँ पर प्रॉमिस हुआ, अरे जैसे ही ऑफर एक्सेप्ट हुआ तो क्या होगा, प्रॉमिस। क्या यहाँ पर दोनों पार्टी को कुछ तो कंसिडरेशन मिल रहा है रिटर्न में,
बोथ पार्टी गेटिंग समथिंग, एक को सुवर्ण मुद्राएं मिल रहा है, एक को किसका मृत शरीर मिल रहा है, मतलब डेड बॉडी मिल रही है। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन ये आया, क्या ये एग्रीमेंट है? तो आंसर इज यस। सर ये एग्रीमेंट तक का टेस्ट तो क्वालिफाई कर दिया, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑफर था, ऑफर एक्सेप्ट हुआ तो बन गया प्रॉमिस, प्रॉमिस में कंसिडरेशन ऐड हो गया तो वो क्या बन गया? एग्रीमेंट बन गया सर। एग्रीमेंट तो बन गया, लेकिन क्या ऐसे एग्रीमेंट को लॉ सपोर्ट करता है? क्या इसको सपोर्ट ऑफ लॉ है? सपोर्ट ऑफ लॉ, क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, क्या इसको सपोर्ट ऑफ लॉ है या सपोर्ट ऑफ लॉ नहीं है? तो बेटा आंसर क्या आएगा? जो शिवगामी वाला कॉन्ट्रैक्ट है और जो स्टूडेंट्स वाला कॉन्ट्रैक्ट है, शिवगामी एंड कटप्पा, और जो स्टूडेंट्स एंड, जो कौन है? स्टूडेंट एंड तुम्हारा क्या नाम है यार इसका? एकत्वम एकेडमी। ठीक है, तो क्या बोला हम लोगों ने? मुझे एक बात बताओ, क्या लॉ सपोर्ट करेगा? मतलब मान के चलो कटप्पा ने मार डाला बाहुबली को, गया किसके पास? शिवगामी। शिवगामी ने बोले जा रे टकले, बोले ना तेरे को बाल लगा के देती, बोले ना तेरे को 1000 सुवर्ण मुद्राएं दूंगे। क्या कटप्पा इस बात को लेके कोर्ट में जा सकता है? सपोर्ट ऑफ लॉ है कटप्पा को, सर देखो इसके बोलने पे मैंने बाहुबली का मर्डर किया और मेरे को बाल लगा के नहीं दे रही, हेयर प्लांटेशन करके नहीं दे रही, मेरे को 1000 सुवर्ण मुद्राएं नहीं दे रही। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है? बताओ, इज दिस पॉसिबल और नॉट? पॉसिबल और नॉट? आंसर इज नॉट पॉसिबल। Support of law does not have in short। लॉ सपोर्ट नहीं करता तो सर ये क्या बन के रह जाता है? इट इज जस्ट एन एग्रीमेंट, जस्ट एन एग्रीमेंट। लेकिन सर अगर मान के चलो आपसे पैसे लिया और एकत्वम एकेडमी ने आपको लेक्चर नहीं दिया, तो कैन यू टेक एक्शन अगेंस्ट एकत्वम एकेडमी? आंसर इज यस। तो इसको सपोर्ट ऑफ लॉ, इसको लॉ का सपोर्ट है, तो ये क्या बन गया गाइस? इट बिकम कॉन्ट्रैक्ट। सर सपोर्ट ऑफ लॉ होना मतलब यू कैन टेक एक्शन, इसको बोलते हैं इन्फोर्स, इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ है। टेक एक्शन मतलब, सपोर्ट ऑफ लॉ मतलब कैन पार्टी इन्फोर्स इट, आप इन्फोर्स कर सकते हो इस एग्रीमेंट को, हाँ या ना? तो सर कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन क्या है? बेटा कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन लिखेंगे, कॉन्ट्रैक्ट इज व्हाट? ऐसा एग्रीमेंट, ऐसा एग्रीमेंट जो क्या है? विच इज enforceable by law। contract is an agreement which is enforceable by law। contract is an agreement which is enforceable by law, मतलब एक ऐसा एग्रीमेंट जिसको लॉ का सपोर्ट है ना, कि अगर कॉन्ट्रैक्ट टूटा तो तुम कोर्ट में जा सकते हो, हाँ, तो वो बन जाता है क्या? वो बन जाता है गाइस तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट। तो क्या बन जाता है? कॉन्ट्रैक्ट। तो तुम लोगों को समझ में आया क्या अभी तक? अब देखो मैं आपको पूरा लॉजिकली बता रहा हूँ। ऑफर, सर ऑफर का डेफिनेशन कहाँ पे लिखा हुआ है? एनीवन ओवर हियर बताओ। सेक्शन 2 क्लॉज ए के अंदर लिखा हुआ है ऑफर का डेफिनेशन। और प्रपोजल, प्रपोजल मतलब व्हेन वन पर्सन सिग्निफाई अनदर पर्सन, बोलो रे ढोकलो, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाई अनदर पर्सन हिज विलिंगनेस टू डू समथिंग और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग विद अ व्यू टू ऑब्टेन द असेंट, विद अ व्यू टू ऑब्टेन द असेंट ऑफ अनदर पर्सन। अच्छा, जिसको ऑफर दिया अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया, इट बिकम व्हाट? सर इट बिकम एग्रीमेंट एंड प्रॉमिस। समझ में आ रहा है? द पर्सन टू हुम ऑफर इज मेड signifies assent thereto, the proposal is said to be accepted, once the proposal accepted it become promise। तो सर यहाँ पे हम लोग क्या याद रखेंगे? यहाँ पर ये याद रख लेना तुम लोगों ने, पहली बात कि पर्सन जिसको तुमने क्या दिया है? ऑफर दिया है, पर्सन टू हुम प्रपोजल इज मेड, उसने क्या दे दिया अपना? he has given his असेंट। जैसे ही उसने असेंट दिया तो आपका प्रपोजल क्या हो चुका है? एक्सेप्ट हो चुका है। और जैसे ही प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया तो ये क्या बन चुका है? ये बन चुका है प्रॉमिस। बताओ
क्या यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आई? यस और नो? एनीवन एनी सिंगल प्रॉब्लम? नो। अब प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस जो दोनों पार्टी के लिए कंसिडरेशन क्रिएट करता है, मतलब प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर बिकम व्हाट? एग्रीमेंट। और बेटा सुनना, एग्रीमेंट इफ इट इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ इट बिकम व्हाट? कॉन्ट्रैक्ट। अब मैं डेफिनेशन के सेक्शन सारे बताता हूँ सर। कंसीडरेशन क्या है? कंसीडरेशन, डी पे ज्यादा फोकस है ना, हाँ, तो इसका डेफिनेशन है सेक्शन 2 क्लॉज डी, कंसीडरेशन। सर एग्री ई पे ज्यादा फोकस है ना, तो एग्रीमेंट का, एग्रीमेंट को लिखा है सेक्शन 2 क्लॉज ई के अंदर, डबल ई है ना इधर, एग्री, एग्रीमेंट सेक्शन 2 क्लॉज ई। और बेटा लॉ का सपोर्ट है तो क्या कॉन्ट्रैक्ट है या कॉन्ट्रैक्ट नहीं है? है या नहीं है? है 2H। कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन लिखा है सेक्शन 2 क्लॉज H। ये एकदम बेसिक बेसिक सेक्शन है, याद होने चाहिए, ठीक है? तो मैं एक बार सेक्शन रेंज लिख के देता हूं तुमको। सेक्शन 2 क्लॉज ए, सेक्शन 2 क्लॉज बी, जो है वही सिर्फ सेक्शन 2 क्लॉज डी, सेक्शन 2 क्लॉज ई और सेक्शन 2 क्लॉज एच। सबसे शुरुआत ऑफर, फिर एक्सेप्टेंस, फिर वो बन गया, यही बन जाता है तुम्हारा प्रॉमिस। प्रॉमिस में क्या है? कंसीडरेशन, तो प्रॉमिस और कंसीडरेशन क्या बन जाता है? एग्रीमेंट। और जैसे एग्रीमेंट बना तो वो क्या बन जाता है गाइस? कॉन्ट्रैक्ट। क्या बन जाता है? कॉन्ट्रैक्ट। गाइस क्या आपको यहाँ तक समझ में आया? यस और नो? सी हाउ लॉजिकली इट इज। ऑफर एक्सेप्ट हुआ तो प्रॉमिस बना, प्रॉमिस में कंसिडरेशन है तो एग्रीमेंट बना, और एग्रीमेंट अगर सपोर्टेड बाय लॉ है तो कॉन्ट्रैक्ट बना। दिस इज हाउ इट इज कनेक्टेड। ठीक है, चलो सर, बढ़िया है। तो ये हमने एकदम बेसिक 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 बातें सीखी किसके? कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। अब तुम आ जाओ अपने नोट्स के ऊपर गाइस, ठीक है? ये वाले नोट्स देखो क्या लिखा हुआ है। 1 सितंबर 1872 से आ गया, होल ऑफ द इंडिया पे एप्लीकेबल हुआ है। ब्रिटिश समय में पास हुआ था तो इंग्लिश कॉमन लॉ पे बेस है। पहले सेल ऑफ गुड्स एक्ट और तुम्हारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट भी किसका हिस्सा हुआ करते थे? तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का हिस्सा हुआ थे, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बुक कितना बड़ा हो गया तो सेल ऑफ गुड्स हटा के नया एक्ट बना दिया, और बेटा पार्टनरशिप को हटा के पार्टनरशिप एक्ट बना दिया। तो इसके अंदर आज के डेट में जो हमें पढ़ना है वो क्या है? जनरल प्रिंसिपल सेक्शन नंबर 1 से लेके 75, और साथ ही साथ में गए स्पेशल काइंड ऑफ सेक्शन कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 124 से लेके 238। आगे क्या बोला गाइस? अर्लियर, पहले की अगर बात माने, ठीक है, तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट जो आज है और आज जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट था है, बेटा पहले ये किसका पार्ट था? ये पहले पार्ट हुआ करता था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, तो इट वाज डिलीटेड। समझ में आ रहा है? और बेटा कस्टम सबसे ऊपर है, इन्होंने ये बात बोला है। सो कॉन्ट्रैक्ट इंटर प्रायर टू 1 सितंबर, अगर 1 सितंबर 1872 के पहले, इवन दो टू बी परफॉर्म आफ्टर पासिंग ऑफ दिस एक्ट, तो उसके ऊपर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता है। मतलब ये एक्ट आने के पहले जो कॉन्ट्रैक्ट किए गए वो भले बाद में परफॉर्म करे एक्ट आने के, उसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता है। सर पार्टीज देखो, कॉन्ट्रैक्ट इन डे टू डे यूज, बेटा हर एक अपने जीवन में क्या है? कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, हर एक दिन में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे हैं। पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट आर मेकर ऑफ द लॉ देमसेल्फ। सी, आपके कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स आप खुद डिसाइड करते हो ना कि कितना पैसा लेना है, कितने इंस्टॉलमेंट में पे करना है, तो यू आर अ मेकर ऑफ लॉ फॉर योर सेल्फ, योर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है? द वाइल एंटरिंग इन टू कॉन्ट्रैक्ट विच ईच अदर दे कैन फ्रेम द रूल्स एंड द वॉन्ट, जिसको लॉ रिकॉग्नाइज कर सकता है। इफ रूल मेड बाय द पार्टीज आर नॉट लीगली प्रोहिबिटेड, जब तक वो इलीगल नहीं, जैसे हमने पढ़ा अभी किसका केस? शिवगामी का, वो इलीगल है, ठीक है? इफ द रूल्स आर लीगली प्रोहिबिटेड, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इट इज सच जस्ट एन एग्रीमेंट, ठीक है? लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज नथिंग बट अ चाइल्ड ऑफ द कमर्शियल डीलिंग। ये बेटा इसको चाइल्ड ऑफ कमर्शियल डीलिंग बोलते हैं, मैं बोलता हूँ मदर ऑफ और लॉ। कॉन्ट्रैक्ट से ही शुरुआत होती है, ठीक है? आगे बढ़ते गए, अब आ जाओ प्रपोजल।
पढ़ो एक बार डेफिनेशन प्रपोजल का क्या लिखा है। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाई, पढ़ो, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाई अनदर his willingness to do something or abstain from doing something with a view to obtain the assent of another person। तो आप उसको कुछ करने का या कुछ नहीं करने का क्या दे रहे हो, प्रपोजल दे रहे हो। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोला है, राज ने ऑफर किया हिज साइकिल टू अंजलि फॉर ₹20 लाख, वेयर अमर जो है प्रपोजेस हिज विलिंगनेस टू सेल द साइकिल एट ₹1500 विथ अ व्यू टू ऑब्टेन द असेंट ऑफ अकबर। मतलब यहाँ पे दो एग्जांपल दिए कि राज ने अपना ऑफर दिया है किसको, अंजलि को, वैसे ही अमर ने किसको ऑफर दिया हुआ है गाइस, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पे एक काम करो, हियर लिखेंगे, अमर के जगह पे राज लिखो और अकबर के जगह पे क्या लिखेंगे गाइस, अंजलि लिखो, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जैसे राज ने ऑफर दिया, ठीक है, यहाँ पे 20 लाख किस चीज़ का, मेरी साइकिल तो परचेस करेगी 20 लाख रुपीज़ के लिए, यहाँ पर राज अपनी विलिंगनेस बता रहा है, वुड यू लाइक टू परचेस, यस और नो। आगे एक्स प्रॉमिस, प्रॉमिस मतलब द पर्सन टू एक्सेप्टेंस, द पर्सन टू हुम प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज असेंट देयर टू। तो आपका प्रपोजल क्या हो चुका है, एक्सेप्ट हो चुका है, और द मोमेंट आपका प्रपोजल एक्सेप्ट हो चुका है वो क्या बन चुका है, प्रॉमिस। तो क्या है, प्रपोजल बाय वन पर्सन एंड एक्सेप्टेंस बाय अनदर पर्सन इज बिकम व्हाट, प्रॉमिस। तो यहाँ पे मानो इन अबाउ एग्जांपल व्हेन अंजलि सिग्निफाई टू राज, क्या उसकी असेंट की वो रेडी है 20 लाख रुपए में परचेस करने के लिए, तो यहाँ पर अंजलि ने क्या कर लिया है, मेक अ प्रॉमिस कर दिया कि मैं तेरी कार परचेस करूंगी। एग्रीमेंट क्या है, एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग व्हाट, कंसिडरेशन फॉर ईच अदर बिकम व्हाट, बिकम योर एग्रीमेंट, ठीक है। सो कंसिडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न, कंसिडरेशन मतलब क्या है, समथिंग इन रिटर्न। इन अबाउ एग्जाम्पल राज के लिए 20 लाख रुपए कंसिडरेशन है, अंजलि के लिए साइकिल कंसिडरेशन है। क्या समझ में आया आपको। और कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट मतलब ऐसा एग्रीमेंट जिसको जो इन्फोर्सेबल है, इन्फोर्सेबल मतलब इन्फोर्सेबल बाय लॉ, इन्फोर्सेबल बाय लॉ, देखो कॉन्ट्रैक्ट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ, ठीक है। आगे अब कंडीशन फॉर इन्फोर्सेबिलिटी, व्हाट इज द कंडीशन फॉर इन्फोर्सेबिलिटी, तो यहां पे लिखेंगे कंडीशन फॉर इन्फोर्सेबिलिटी, व्हाट इज द कंडीशन फॉर इन्फोर्सेबिलिटी, नंबर 1। तो इसका आंसर है सेक्शन नंबर 10 में लिखा हुआ है कि एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट तो बन सकता है, एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट जरूर बन सकता है, कंडीशन है क्या, कि उसके अंदर क्या होनी चाहिए, फ्री कंसेंट होनी चाहिए, पार्टी कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, तीसरा लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, और एग्रीमेंट वॉइड नहीं होना चाहिए, नॉट डिक्लेयर्ड वॉइड बाय लॉ, एग्रीमेंट है ना, तो यहाँ पे वॉइड मतलब नॉट डिक्लेयर्ड वॉइड बाय लॉ, लॉ ने उस एग्रीमेंट को वॉइड नहीं बोला होना चाहिए। क्या है बहुत डिटेल में समझेंगे, लेकिन तुम अभी ये समझो क्योंकि अभी अब यही टॉपिक को शुरुआत करने वाले हैं। ये तो मैंने आपको बहुत बेसिक बातें बताई, अभी ध्यान दो, इधर आओ। इसके लिए बताया क्योंकि सेक्शन 10 पढ़ो, क्या लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 10 ऑल एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट, एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है कब, पहली बात इट इज मेड बाय फ्री कंसेंट, पहला पॉइंट लिखा फ्री कंसेंट, पार्टीज जो कॉम्पिटेंट है, तीसरा
लॉफुल कंसिडरेशन है, लॉफुल ऑब्जेक्ट है, और एग्रीमेंट जो है वो वॉइड डिक्लेयर नहीं होनी चाहिए, नॉट डिक्लेयर, नॉट डिक्लेयर वॉइड। समझ में आ रहा है सर ये क्या होता है, बताता हूँ एकदम आराम से, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कम से कम एक लोग चाहिए, दो चाहिए रे, एक व्यक्ति खुद का नहीं ले सकता। मतलब कॉन्ट्रैक्ट जैसे मेरा फोन में बोलता हूँ, ये फोन में एक जेब में से निकाल के दूसरे जेब में डाला, दूसरे जेब में से पैसे निकाल के पहले जेब में डाला, बोला कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गया, नहीं चलता, ठीक है। तो यहाँ पर जरूरी है ऑफर, एक व्यक्ति ऑफर करे, दूसरा व्यक्ति उसको क्या करे, एक्सेप्ट करे। फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट देयर मस्ट बी वन पर्सन जो क्या कर रहा है, जो क्या कर रहा है, ऑफर दे रहा है, एंड एक्सेप्टेंस बाय अनदर पर्सन, ठीक है। पर्सन दोनों में क्या होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए, तो क्या बनेगा, एग्रीमेंट बनेगा। और एग्रीमेंट अगर इन्फोर्सेबल बाय लॉ रहेगा तो क्या बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। डोंट यू थिंक गाइस ये सारी बेसिक बातें हम लोग कर कर आए हैं, है ना। और अगर किसी ने एग्रीमेंट को तोड़ा, मतलब ब्रीच बोलते हैं उसको, ब्रीच मतलब लिख लो यहाँ पे, जानबूझ के तोड़ना, जानबूझ के, okay? अरे यार मेरे को ना ये लिखते नहीं आता मराठी, हिंदी बहुत अच्छे से है ना, मैं लिखता हूँ इंटेंशनली। अगर इंटेंशनली आपने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा, ठीक है, उसको बोलते हैं ब्रीच। तो जो दूसरी पार्टी है वो आपके ऊपर एक्शन ले सकती है। अनदर पार्टी मतलब एग्रीड पार्टी बोलते हैं, एग्रीड पार्टी मतलब जिसके साथ में गलत हुआ, विथ हुम रॉन्ग हैपन, कैन फाइल अ केस, ठीक है। और जो भी लॉस सफर हुआ है वो रिकवर करेगी। एग्रीमेंट इज बिटवीन टू और मोर पार्टीज इन्फोर्सेबल बाय लॉ। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो वन फाइल पार्टी कैन फाइल केस अगेंस्ट अदर, ठीक है। चलो अब दो बातें, ये अगेन एक होता है जस्टिन पर्सोना, एक होता है जस्टिन रेम। सर दोनों में फर्क क्या होता है, जस्टिन पर्सोना जस्टिन फ्रेम रेम मतलब बड़ा सिंपल। जस्टिन पर्सोना मतलब राइट अगेंस्ट द पर्टिकुलर पर्सन, और जस्टिन रेम मतलब राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। इसका बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे लिखो, चोर ने चोरी की। अगर चोर ने आपके घर पे चोरी की तो आप केस किसके ऊपर फाइल करोगे, मेरे ऊपर, तुम्हारे आजू बाजू वाले के ऊपर, या चोर के ऊपर। चोर। बेटा उसने जो चोरी किया वो किससे रिकवर करोगे, मेरे से, तुम्हारे बाजू वाले से, या चोर से, चोर से। दिस इज राइट अगेंस्ट द पर्टिकुलर पर्सन। अगर मैंने तुमको आके झापड़ मारा तो तुम किसको मारोगे, मेरे को या तुम्हारे घर वालों को, बेटा तुम मेरे को मारोगे। राइट अगेंस्ट द पर्टिकुलर पर्सन। मिस्टर मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स ओज 1 लाख रुपीज टू मिस्टर वाई। एक्स के पास किसका पैसा है, एक सेकंड। तो यहाँ पर केस क्या है कि एक्स का वाई से एक्स ने 1 लाख रुपए लिया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे केस में वाई ये पैसा किससे रिकवर कर सकता है, सिर्फ एक्स से, बाकी किसी और से नहीं। दिस इज कॉल्ड राइट इन पर्सोनम, मतलब राइट अगेंस्ट द पर्टिकुलर पर्सन। लेकिन राइट जस्ट इन रेम मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई मोबाइल, अब इस मोबाइल को मेरे अलावा कोई और टच ना करे। अच्छा ये अधिकार मेरे को किसके अगेंस्ट में, पूरे वर्ल्ड के अगेंस्ट में, दिस मोबाइल बिलोंग टू मी। तो राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। जैसे एक आपको एग्जांपल देता हूँ, शाहरुख खान के बंगले में उसका एक फैन घुस गया था, और उसके बाद में बेटा वो इतना बड़ा फैन था उसका कि उसका स्विमिंग टैंक देखा उसने, उसके अंदर उसने जम मार दिया, ठीक है। नहा धो के वो बाहर निकला एकदम। तो बेटा मुझे एक बात बताओ, वो कितने भी बड़े आप फैन हो गए, चाहे मैं हूँ, आप हो, कोई भी हो, क्या हमें उसके प्रॉपर्टी में एंटर होने का अधिकार है, नहीं। अच्छा मुझे नहीं है, तुम लोगों को है क्या, नहीं। अच्छा किसी और को है क्या, नहीं। उसकी वाइफ को है क्या, है। तो बोलने का मतलब क्या है, द राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के अगेंस्ट में उसको राइट है। समझ में आ रहा है। तो एक्स ओज अ फ्लैट इन चेन्नई, अब एक एक्स के ओज अ फ्लैट इन चेन्नई, ही इज एंटाइटल्ड ऑफ क्वाइट पोजीशन, इंजॉयमेंट, वो फ्लैट उसका है, वो उसको इंजॉय करे, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। समझ में आ रहा है। अब सर ये देखो मैंने तुमको काफ़ी सारी बातें ऐसे भी बता रहा हूँ विच इज़ नॉट इन सिलेबस, रीजन बिंग वेरी सिंपल यार, वेरी सिंपल, शायद आपके एग्जाम में आ जाए, है ना। आपको पता यार, पढ़ रहे तो एक बार का पढ़ो और बहुत अच्छे से पढ़ो, बाद में थोड़ी ना तुमको कौन बोलने वाला कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ो। और मैं बता रहा हूँ आपको, ज़्यादा में ज़्यादा 1.5 से 2 घंटा बहुत हो गया पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रिवाइज करने के लिए, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट अगर आप तुम मेरा देखो ना, इट हैज़ अ वेरी बिग, मतलब 70-80 पेजेस के ऊपर, बट 2 घंटा सर के ऊपर पानी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को रिवाइज करने के लिए, ठीक है। और आप तो मेरे हैंड रिटन नोट से रिवाइज करोगे, इससे काय को रिवाइज करोगे। आगे बढ़ते गए। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करता हूँ, उस क्वेश्चन का आंसर दो, ठीक है। क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। एवरी एग्रीमेंट
इज कॉन्ट्रैक्ट। ट्रू एंड फॉल्स। फॉल्स, क्योंकि एग्रीमेंट अगर लॉ सपोर्ट नहीं करता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। बट एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एग्रीमेंट। हर कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एग्रीमेंट है। ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू। ठीक है, अगर मैं लिखूं, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ये कुछ भी है ना, कि हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, बिकॉज विदाउट कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, बिना विदाउट एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता है। ठीक है, अब two types of agreement is there. Two types of agreement is there. One is domestic, then religion, social, etc. और दूसरा कमर्शियल एंड बिजनेस। कमर्शियल एंड बिजनेस। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर मानो आपने अपने एक्स ने वाई को बोला कि मैं तेरे साथ में मूवी देखने जाऊंगा, है ना, हम लोग पिकनिक को जाएंगे, हम लोग शाम में साथ में डिनर करेंगे। और अगर वाई ने इस बात को तोड़ा, इसने ऐसा कुछ नहीं किया, मतलब ना ही आपके साथ मूवी के हाँ बोलकर मूवी के लिए नहीं आया, हाँ बोलकर ये पिकनिक के लिए नहीं आया, या डिनर का बोलकर ये डिनर के लिए आपके साथ में नहीं आया, बेटा मुझे एक बात बताओ, क्या एक जाके उसके अगेंस्ट में केस फाइल कर सकता है? आंसर इज नो। क्यों? ये सोशल डोमेस्टिक नेचर का एग्रीमेंट है एकदम। तो जनरली इसको बोलते हैं देयर इज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, लीगल ऑब्लिगेशन। ऐसा नहीं कि उसको परफॉर्म करना ही पड़ेगा। लीगल ऑब्लिगेशन मतलब लॉफुल ऑब्लिगेशन, परफॉर्म करना ही पड़ेगा ऐसा जरूरी नहीं है। देयर इज नो इंटेंशन कि उसको परफॉर्म करना ही पड़ेगा, अगर नहीं किया तो ठोक देंगे। लेकिन मान के चलो एकतम एकेडमी ने आपको बोला सतीश सर के लेक्चर देंगे, और अगर लेक्चर नहीं दिए तो क्या आप एक्शन ले सकते हो? हाँ। वाई? बिकॉज देयर इज इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन एंड ऑब्लिगेशन। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन एंड ऑब्लिगेशन। लीगल रिलेशन मतलब अब तो ऑफरर हो गया, मैं ऑफरी हो गया, मैं प्रॉमिसर प्रॉमिसी। और ऑब्लिगेशन मतलब परफॉर्म करना ही पड़ेगा, वादा किया तो निभाना पड़ेगा, नहीं किया निभाया तो तुम्हारे अगेंस्ट में एक्शन लिया जाएगा। समझ में आ रहा है जैसा नो? तो ऐसे वाले केस में ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो एक क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, मान के चलो ये लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कमेंट, कमेंट बोल के क्वेश्चन आया एग्जाम में, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज होल लॉ ऑफ एग्रीमेंट। मार्क माय वर्ड, हर बच्चा इस क्वेश्चन को आंसर दे ही नहीं पाएगा। हर बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर दे ही नहीं पाएगा। द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज होल लॉ ऑफ एग्रीमेंट। ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स। पहले बच्चा समझ ही नहीं पा रहा है बोलना क्या चाहते हो, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले इस शब्द को तोड़ना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या है, पढ़ो। द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इट इज अ होल लॉ ऑफ एग्रीमेंट। होल लॉ ऑफ एग्रीमेंट, इसका मतलब क्या है? व्हाट इज लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ये हमारा है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या ये सारे एग्रीमेंट को गवर्न करता है? डज इट गवर्न और रेगुलेट ऑल एग्रीमेंट? क्या सारे एग्रीमेंट को गवर्न करता है? क्या बताओ, हाँ या ना गाइस? हाँ या ना? आंसर इज नो।
लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट होल लॉ ऑफ एग्रीमेंट. व्हाई? बिकॉज अगर इफ एग्रीमेंट, अगर एग्रीमेंट क्या कर रहा है, क्रिएट कर रहा है लीगल रिलेशनशिप, लीगल ऑब्लिगेशन, एग्रीमेंट क्या क्रिएट कर रहा है, लीगल ऑब्लिगेशन की भाई तेरे को परफॉर्म करना ही पड़ेगा, तो फिर वो क्या है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट है. लेकिन एग्रीमेंट इफ नॉट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, नॉट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन. एग्जाम्पल सर, एग्जाम्पल लिख लो. पिकनिक, मूवी, डिनर पार्टी, है ना. तो ये लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं करता है, देन इट इज, तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है क्या, लिखेंगे गाइस, इट इज़ नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है. क्या समझ में आ रहा है? तो ऐसे एग्रीमेंट जो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट है, ऐसे एग्रीमेंट जो लीगल ऑब्लिगेशन नहीं क्रिएट करते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है. देखो यहाँ पे यही बात तो मैंने लिखा के दी थी, बट एग्जामिनर जब क्वेश्चन पूछता है तो अपने धुन में पूछेंगे बेटा, जरूरी नहीं वो तुम्हारे को जैसे चाहिए वैसे पूछेगा. समझ में आया? चलो सर आगे बढ़ते हैं. दूसरा मतलब लीगल ऑब्लिगेशन अगर क्रिएट कर रहे हो तो कॉन्ट्रैक्ट है, लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं कर रहे हो तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है. दूसरा क्वेश्चन आ गया सामने, कमेंट, कमेंट करने को बोला है आपको. द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज होल लॉ ऑफ लीगल ऑब्लिगेशन. बताओ गाइस, सही है गलत है? द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज अ होल लॉ ऑफ लीगल ऑब्लिगेशन. लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. आगे क्या बोला? इट इज होल लॉ ऑफ लीगल ऑब्लिगेशन, मतलब जहां पर लीगल ऑब्लिगेशन तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा. इफ इट इज लीगल ऑब्लिगेशन इट बिकम कॉन्ट्रैक्ट. इफ लीगल ऑब्लिगेशन इन्वॉल्व, इट बिकम कॉन्ट्रैक्ट. क्या लगता है, ट्रू एंड फॉल्स बताओ? अगर लीगल ऑब्लिगेशन इन्वॉल्व है तो ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा. ट्रू एंड फॉल्स गए, क्या लगता है आपको, सही है गलत है? क्या लगता है? आप बोलोगे सही है सर, क्योंकि ऊपर भी लिखा था ना, एग्रीमेंट जो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है वो कॉन्ट्रैक्ट है, जो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं करता है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है. तो मतलब लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में लीगल ऑब्लिगेशन इंपॉर्टेंट है. आंसर इज फॉल्स. आंसर क्या है गाइस? द स्टेटमेंट इज फॉल्स. व्हाई? एग्जाम्पल देता हूं मैं. बेटा कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि आप अपने वाइफ को मेंटेनेंस पे करो, मंथली, या फिर डाइवोर्स हुआ है लेकिन बच्चे का एजुकेशन का खर्चा तुम्हारे ऊपर है, मतलब एजुकेशन ऑफ चाइल्ड. मोदी जी ने बोल दिया लॉकडाउन में घर के बाहर नहीं निकलो, ठीक है, या फिर फॉलो करना ट्रैफिक सिग्नल, ट्रैफिक सिग्नल को फॉलो करना, ठीक है. ये सारे के सारे इफ यू सी, डोंट यू थिंक दे आर लीगल ऑब्लिगेशन, मतलब अब बोला है तो फॉलो करना पड़ेगा. ट्रैफिक तुम बोलना मैं नहीं फॉलो करता, क्या तुम्हारा मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है क्या? नहीं, नॉट कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है. तो इसलिए बोलेंगे देयर फोर, इन शॉर्ट
अगर शॉर्टकट में बात करूँ तो अगर लीगल ऑब्लिगेशन इफ अराइज फ्रॉम, अगर लीगल ऑब्लिगेशन अराइज फ्रॉम एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट किया इसलिए लीगल ऑब्लिगेशन आया, तो इट बिकम कॉन्ट्रैक्ट, इट बिकम कॉन्ट्रैक्ट. बट इफ लीगल ऑब्लिगेशन नॉट अराइज फ्रॉम एग्रीमेंट, अगर कोई ऐसा लीगल ऑब्लिगेशन, जैसे ऊपर एग्जांपल देखे ना हमने, लीगल एग्रीवेशन नॉट आउट ऑफ एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट एंड देयरफॉर हेंस लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट is not whole law of legal obligation. बताओ गाइस, क्या आपको ये वाला पॉइंट समझ में आया कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सारे लीगल ऑब्लिगेशन लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते. आई होप यू अंडरस्टैंड. ठीक है, देखो कितना सारा हम लोगों ने लिखा. और अभी सर हम कहाँ पर है, एकदम बेसिक है कॉन्ट्रैक्ट के, एकदम बेसिक चरण चरण पे है अपन, ऐसा आगे वागे नहीं बढ़े अपन कॉन्ट्रैक्ट में. ठीक है, चैप्टर नंबर 1 का अभी तो शुरुआत हुआ है, सिर्फ यूनिट नंबर 1 का. आगे ये देखो, all the agreement are not contract but all agreement enforceable by law become contract. social agreement वगैरह contract नहीं होते जनरली. all obligation are not contract. why? because law of contract deal only a legal obligation. ठीक है, resulted from agreement. such obligation must be contractual in nature. ठीक है, तो obligation to maintain the children, moral obligation या turn out a scope of, they does not turn out to the scope of contract. ठीक है, चलो सर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में फ़र्क क्या है. व्हाट इज एग्रीमेंट? प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर. मतलब ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस क्या बन जाता है? एग्रीमेंट. लेकिन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ क्या बन जाता है? कॉन्ट्रैक्ट. मतलब यहाँ पे क्या है? एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सेबल बाय लॉ. एग्रीमेंट वाइडर है या कॉन्ट्रैक्ट? बेटा लोगों को लगता है कॉन्ट्रैक्ट वाइडर, नहीं, एग्रीमेंट वाइडर है. ये देखो, ये क्या है, यहाँ पर देखो, ये बी है और ये ए है. मैं ऐसे बोलता हूँ, ये जो बॉक्स है ना बाहर का, ये है एग्रीमेंट, है ना. अब ये जो बी है ये सिर्फ एग्रीमेंट है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट, और ये जो ये है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट का बॉक्स है, कॉन्ट्रैक्ट का बॉक्स है. ठीक है, जैसे मैंने किसी को कटप्पा ने बोला, बशुगामी ने बोला कटप्पा को बाहुबली का मर्डर कर, तो वो क्या है सर? वो सिर्फ एक क्या है? वो सिर्फ एक एग्रीमेंट है. लेकिन सर सुनना, आपने एक तो के लेक्चर परचेस किया, ये क्या बन गया? कॉन्ट्रैक्ट. ये एग्रीमेंट भी है और कॉन्ट्रैक्ट भी है. मतलब एग्रीमेंट के बॉक्स में होने से आप कॉन्ट्रैक्ट बन जाओगे जरूरी नहीं है, आप इन्फोर्सेबल बाय लॉ भी होने चाहिए. तो कॉन्ट्रैक्ट छोटा है, एग्रीमेंट, हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता ना, बट हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है. समझ में आ रहा है? तो ये जो है वो कॉन्ट्रैक्ट भी है और एग्रीमेंट भी है. तो सेट और सबसेट. सो इट्स एग्रीमेंट वाइडर टर्म है और कॉन्ट्रैक्ट नैरो नैरो टर्म है. एग्रीमेंट कोई लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करेगा जरूरी नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट जरूरी है लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करेगा. एग्रीमेंट में राइट ऑलवेज ग्रांट, डज नॉट ऑलवेज ग्रांट. हर एक एग्रीमेंट में आपके राइट नहीं मिलते. कटप्पा गया, बोले मेरे को 1,000 स्वर्ण मुद्रा और टकले को बाल लगा के दो, हेयर प्लांटेशन करके दो, मैंने मर्डर किया बाहुबली का, नो राइट. लेकिन वहीं पे आप लोग गए, आपको लेक्चर नहीं मिले तो यू हैव राइट. तीसरा, ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट. गाइस यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? यस और नो? अब आते हैं हम लोग कहाँ पर लिखेंगे, essential elements of contract. essential elements of contract. अब ये essential elements कैसे हैं मैं तुमको बताता हूँ. अगर ये कॉन्ट्रैक्ट में एग्जिस्ट नहीं करते तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही नहीं है, इसको बोलते हैं essential elements of the contract. तो ध्यान देना, किसी भी एग्रीमेंट को अगर कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट होना है
तो हम सेक्शन 10 अभी पढ़ कर आए, लेकिन ध्यान देना, तो उसके अंदर सेक्शन नंबर 10 प्लस सेक्शन नंबर 56 प्लस सेक्शन नहीं, सेक्शन नंबर 29 फिर 56 लिखते हैं, ऑर्डर में लिखते हैं, 29 प्लस सेक्शन नंबर 56। ठीक है, ये तीनों चीजें एग्जिस्ट करनी चाहिए। पहली बात, सर एग्रीमेंट मतलब क्या हमने पढ़ा गाइस, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। क्या मैंने बोला था ऑफर देने वाला व्यक्ति और एक्सेप्ट करने वाला व्यक्ति अलग अलग होना चाहिए? हाँ, मतलब पहला पॉइंट आया, एटलीस्ट 2 पार्टीज, कम से कम कितनी पार्टी होना चाहिए? 2। कौन कौन सर? 1 2। 1 मतलब जो क्या कर रहा है, ऑफर दे रहा है, मेकिंग ऑफर, और 2 मतलब जो एक्सेप्टिंग ऑफर। तो एक ऑफर देना, अब दोनों भी क्या होना चाहिए? बोथ मस्ट बी डिस्टिंक्ट पर्सन, बोथ मस्ट बी डिस्टिंक्ट पर्सन। तो ये पहला पॉइंट आया कि कम से कम 2 पार्टी चाहिए, नहीं तो क्या नहीं बनेगा, नहीं तो बेटा आपका कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बन सकता है। और इसके ऊपर एक केस हुआ था, स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रमन लाल एंड कंपनी। इस केस में क्या हुआ था, सुनना एकदम आराम से, सिर्फ सुनना, लिखना नहीं है, कि अगर पार्टनरशिप फर्म बंद हो गई तो पार्टनर की जो एसेट, पार्टनरशिप फर्म की जो एसेट है वो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती, हाँ या ना? सो तुम लिख लो, लिख लो, अगर पार्टनरशिप फर्म की एसेट्स किसको ट्रांसफर हो गई? पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट हो गई। क्यों? बिकॉज फर्म डिजोल्व। अब तुमको पता है सेल परचेज पे सेल टैक्स लगता है, जैसे आज जीएसटी लगता है, पहले सेल्स टैक्स लगता था, तो क्या, या वैट लगता बोलो, तो यहाँ पे क्या हो गया, इनकम टैक्स ऑफिसर आ गया, वैट टैक्स ऑफिसर आ गया, वो क्या बोलता है, पार्टनरशिप फर्म ने क्या किया, अपनी एसेट को किसको दे दिया है, सेल कर दिया पार्टनर को, चलो टैक्स पे करो, आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो बाद में ये डिसीजन आया, क्या क्या आपको ये बात पता ही नहीं बोले कि पार्टनरशिप फर्म एंड पार्टनर बोथ आर द सेम, बोथ आर द सेम। जैसे कंपनी और जो मेंबर होते हैं ना उसके, दे बोथ आर डिफरेंट। हम लोगों ने कंपनीज एक्ट पढ़ा ना, कंपनी अलग छे, मेंबर अलग छे, तो सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट होता है। कंपनी के केस में क्या होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी। लेकिन सर पार्टनरशिप फर्म एंड उसके जो पार्टनर होते हैं ना वो एक ही माने जाते हैं, दे आर नॉट, देयर इज नो कंसेप्ट, नो सेपरेट लीगल एंटिटी, एंड देयरफॉर ये इनके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ ऐसा माना ही नहीं जाएगा, क्योंकि दोनों भी क्या है, सेम है। इसलिए पहला पॉइंट निकला, बोथ पार्टी मस्ट बी डिस्टिंक्ट पर्सन, अलग अलग होने चाहिए, डिस्टिंक्ट पर्सन होने चाहिए। गैस समझ में आया आप लोगों को? दूसरा पॉइंट आया, आप दूसरा पॉइंट क्या आया, पॉइंट नंबर 2, देयर मस्ट बी इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन एंड ऑब्लिगेशन, देयर मस्ट बी इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन एंड ऑब्लिगेशन। सर इसका मतलब क्या होता है, सुनो सुनो, अभी हम लोगों ने पढ़ा था जनरली जो जो तुम्हारे सोशल, जो तुम्हारे डोमेस्टिक नेचर के एग्रीमेंट जो होते हैं, और जो तुम्हारे बिजनेस या फिर कमर्शियल नेचर के एग्रीमेंट होते हैं,
तो यहाँ पर नो इंटेंशन। तुम ये देखो, पापा ने बोला बेटा तू ऑल इंडिया रैंक लेकर आ जा, मैं तेरे को बीएमडब्ल्यू दूंगा फाउंडेशन में। तुम्हारी ऑल इंडिया रैंक आई, तुमको पापा ने बीएमडब्ल्यू नहीं दिया, क्या पापा के ऊपर जाके केस फाइल करोगे? पापा तुमने बोला और प्रॉमिस को परफॉर्म नहीं किया ना। अब दूसरा मान के चलो, तुम्हारे पापा ने बोला बेटा इंटर में लेके आप पक्का बीएमडब्ल्यू दूंगा। बेटा तुमने इंटर में फिर से ऑल इंडिया रैंक लेकर आए, सिंगल डिजिट में कंडीशन थी पापा की, तुम्हारी सिंगल डिजिट भी आई। और जब तुमने बोला पापा अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे चाहिए मेरी बीएमडब्ल्यू, बोले आंखें बंद कर। तुमने बेटा आंखें बंद की, तुमको लगा आज पापा तुमको क्या देने वाले, आज पापा तुमको बीएमडब्ल्यू देंगे। बेटा पापा ने तुम्हारे ऊपर हाथ के ऊपर एक चाबी रख दी, तुमने आंखें खोली, बेटा वो चाबी नहीं था, किचन था बीएमडब्ल्यू कार का। आप खुश, पापा चाबी किधर गाड़ी की, बोले ये यही तो बीएमडब्ल्यू हो गई, छोटी बच्चों की टॉय दे दी बेटा उन्होंने। जस्ट होल्ड ऑन गाइस, जस्ट होल्ड ऑन। हाँ, तो सोशल डोमेस्टिक में देयर इज नो इंटेंशन, बट बिजनेस कमर्शियल में देयर इज अ इंटेंशन। ठीक है सर, इसका भी एक केस लॉ हुआ था, बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर। क्या हुआ था इस केस में, मैं आपको बताता हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड। हस्बैंड एंड वाइफ दोनों भी कहां पे चले गए, इंग्लैंड चले गए, काय के लिए, हनीमून के लिए। हनीमून के लिए वहां पे चले गए। अब हस्बैंड वहां पे जाने के बाद में हस्बैंड को कॉल आया, बिकॉज ही वॉज अ गवर्नमेंट सर्वेंट, रियल केस बता रहा हूं मैं तुमको, गवर्नमेंट सर्वेंट था। तो उसको कॉल आया कहाँ से, शिलोंग से, कि बोले भाई आजा, अर्जेंट एक मैटर आया हुआ है। तो हस्बैंड वॉज लाइक कि मुझे शिलोंग जाना पड़ेगा और ज्वाइन करना पड़ेगा क्या, मेरा जॉब इमीडिएटली, हनीमून कंटिन्यू नहीं हो सकता। बट जो वाइफ थी वो सिक हो गई, सिक हो गई मतलब इलनेस आ गया उसको, और उसको इलनेस आने की वजह से शी वॉज लाइक कि मैं तो नहीं आ पाऊंगी, मेरी तबीयत अच्छी नहीं है। बोले नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पर जो हस्बैंड था उसने उसके वाइफ को प्रॉमिस किया कि मैं तुझे मंथली रेम्यूनरेशन दूंगा, मंथली मेंटेनेंस दूंगा, सॉरी, कितना, से फॉर एग्जांपल 300 पाउंड, 300 पाउंड तेरे को मंथली क्या दूंगा मैं, रेम्यूनरेशन दूंगा। बेटा पहले महीना पैसा दिया, और दूसरे महीने भी दिया, और तीसरे महीने में नहीं दिया, चौथे महीने में नहीं दिया। वाइफ वापस आ ही नहीं रही है, वाइफ को गुस्सा आया, वाइफ सीधा कहाँ पे चली गई, बेटा वाइफ चली गई कोर्ट रूम में। वाइफ कहाँ पे चली गई, कोर्ट में। और कोर्ट में क्या बोलती कि मेरे हस्बैंड ने प्रॉमिस करने के बाद में प्रॉमिस को तोड़ा, प्रॉमिस को तोड़ा। हस्बैंड बोलता है ये डोमेस्टिक नेचर का एग्रीमेंट है माय लॉर्ड। वाइफ बोलते अरे पागल है क्या, पैसे की बात आ रही, कमर्शियल नेचर का एग्रीमेंट है। कोर्ट का डिसीजन आया, एवरी मनी ट्रांजेक्शन इज नॉट कमर्शियल इन नेचर, कि जस्ट बिकॉज मनी ट्रांजेक्शन तो वो कमर्शियल नेचर का हो गया, ऐसा है क्या, नहीं, एवरी मनी ट्रांजेक्शन इज नॉट अ कमर्शियल इन नेचर। आगे क्या बोला है, आगे बोला जो प्रॉमिस हुआ था वो आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन है, कमर्शियल नेचर का नहीं है, और ये एक डोमेस्टिक अरेंजमेंट है, इसको समझो डोमेस्टिक एग्रीमेंट है। एंड देयरफॉर सूट इज नॉट मेंटेनेबल, इसलिए केस मेंटेन नहीं हो सकता। मतलब सर हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में क्या था, देयर इज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। तुम्हारे पापा ने तुमको ये दिया, डुप्लीकेट टॉय दे दी, कार, क्या पापा के ऊपर एक्शन लोगे कि पापा तुमने प्रॉमिस किया परफॉर्म नहीं किया, नहीं। लेकिन फाइनल में अब पापा बोले इस बार तो तेरे को पक्का मैं क्या लेके दूंगा, बीएमडब्ल्यू लेके दूंगा।
आपने बोला पप्पा विश्वास नहीं तुम्हारे ऊपर, पहले एक काम करो, आप क्या करो, आप पेन पेपर लेकर आए, स्टैम्प पेपर लाए, उसी के ऊपर लिख के लिया, फर्स्ट पार्टी पप्पा, दूसरी पार्टी मैं फाइनल की एग्जाम देने वाला हूँ, मैं क्योंकि इंटर लेवल को पास कर चुका हूँ, मेरे पापा की इच्छा है कि मैंने ऑल इंडिया रैंक लेकर आनी चाहिए, तो उन्होंने ये इच्छा उनकी मेरे को जाहिर की। तब मैंने बोला कि पापा मैं ऑल इंडिया लेकर आऊंगा तो तुम मुझे क्या दोगे। मेरे पापा ने बोला तेरे को क्या चाहिए, फिर मैंने बोला मेरे को BMW कार चाहिए। फिर मेरे पापा ने मेरे को प्रॉमिस करके दिया है कि अगर मेरी ऑल इंडिया रैंक सिंगल डिजिट में आएगी तो वो मुझे क्या देंगे, कार देंगे। और ये एग्रीमेंट हमने किया समाप्त। यहाँ पे मैंने भी मारा साइन, यहाँ पे पापा ने भी मारा साइन। अब बेटा तुम फाइनल में गए, फाइनल में तुम्हारी ऑल इंडिया रैंक आई। जैसे तुम्हारी ऑल इंडिया रैंक सिंगल डिजिट आई, तुम एकदम दौड़े 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 तुम्हारे पापा के पास गए, पापा के पास जाके बोलते हैं पप्पा 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 दो ना। क्या दो ना, अरे क्या दो क्या दो। बोले पप्पा BMW दो। पापा बोले अक्कल है, लाज लगती, शर्म है बोले तेरे को, अब तू बन गया बोले CM है, बेटा तूने मेरे को पैसा, मतलब घर वालों के एक्सपेक्टेशन भाई ऐसे हो जाते हैं ना, तुम एक बार CM में बन जाओ कि बस ऐसा फावड़ा खिंच खिंच पैसा निकालने वाला है बच्चा दूसरे दिन से। भगवान ने उसको ऐसा फावड़ा दे दिया, बोले निकाल पैसा निकाल पैसा। हाँ पापा कितना चाहिए, और दूं क्या पापा, और दूं। बोले अब तू मेरे को लेके देंगे बोले BMW। गाइज मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या यहाँ पर आप आपके पापा के ऊपर केस फाइल कर सकते हो? हाँ। फाउंडेशन में नहीं कर सकते थे, इंटर में आप बड़े हो गए सर, अब नहीं, बड़ा नहीं, इस बार तुमने एग्रीमेंट किया, देयर इज इंटेंशन कि अगर पापा ने परफॉर्म नहीं किया तो यू विल टेक एक्शन। समझ में आया? तो हमने दो फीचर पढ़ लिए, कौन से? नंबर 1, एटलीस्ट दो पार्टी होना चाहिए, और दूसरा हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, देयर मस्ट बी इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। आगे बढ़ते हैं सेक्शन नंबर 10 के पहले, सेक्शन नंबर 56 क्या बोलता है गाइस? पॉसिबल टू परफॉर्म। सर पॉसिबल टू परफॉर्म का मतलब क्या होता है? लीगल और फिजिकल। बेटा तुमने एक लड़की को बोला तेरे लिए मैं चांद तारे तोड़ के लेके आऊंगा, उसने बोला लेकर आ, बोले बोले तू मेरे से शादी कर, शादी किया। अब वो बोलते चांद तारे तोड़ के लेके आ, बोले मजाक किया था, बोले चांद तारे थोड़ी तोड़ते आते हैं। उसने झापड़ लगा के दी तुमको, कोर्ट में चले गए वो, ये मेरे को प्रॉमिस किया था चांद तारे तोड़ के लाने का, ये चांद तारे तोड़ के नहीं लेकर आया। बच्चों मुझे एक बात बताओ, कोर्ट क्या बोलेगा? पेट पकड़ पकड़ के हंसेगा, बोले ऐसे कैसे धतिंग प्रॉमिस किया रे, बोले तो मृत व्यक्ति को जिंदा कर देना, जादू से सोना निकाल के देना बराबर, या फिर किसी को बोलने का चांद तारे तोड़ के लेकर आने का, ये सारे फिजिकली पॉसिबल नहीं है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकते, ये वॉइड एग्रीमेंट है। और सर लीगल मतलब क्या? जैसे मैंने बोला मैं तुमको चरस गांजा दूंगा, तो मेरे को 2 करोड़ रुपए दो ना। बेटा तुमने मेरे को 2 करोड़ दिए हैं और मैंने तुमको चरस गांजा नहीं दिया। जैसे ही मैंने चरस गांजा नहीं दिया, बेटा तुम चले गए कोर्ट में, माय लॉर्ड मेरे को चरस गांजा चाहिए, बोले चरस गांजा, बोले मेरे को शौक है, बोले चरस गांजे के। बोले रुक रे, किसको पैसा दिया? सतीश भाई को। एक काम कर, सतीश भाई को उसको लाओ और इसको अंदर लो, इसको अंदर लो। समझ में आ रहा है? बोलने का बड़ा सिंपल सा मतलब है यार, बड़ा सिंपल सा मतलब है कि पॉसिबल टू परफॉर्म में लीगली भी पॉसिबल होना चाहिए, है ना, और फिजिकली भी। इफ इट इज नॉट देन इट इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब दूसरा, दूसरा क्या बोलता है गाइस? सेक्शन नंबर 29 बोलता है कि एग्रीमेंट कैसा होना चाहिए? सर्टेन सर्टेन होना चाहिए। सर व्हाट डू यू मीन बाय सर्टेन? सर्टेन का मतलब होता है क्लियर, है ना, नॉट वेग, कंफ्यूजिंग, अनक्लियर। ऐसा नहीं होना चाहिए वेग है, कंफ्यूजिंग है, अनक्लियर है। जैसे एक लड़का गया लड़की को बोले आई लव यू, लड़का जाके लड़की को बोले आई लव यू, है ना, बोले डू यू लव मी, डू यू लव मी, लड़की लगे चिपक गई, बोले आई लव यू टू भैया, भैया। तो ये क्या था बेटा? लड़के की तरफ से प्रपोजल जो था वो सही नहीं था, उसने बोला ही नहीं आई लव यू इन व्हाट मैनर। ऐसा आई लव यू तो तुम मम्मी को भी बोल सकते, पापा को बोल सकते, भाई को बोल सकते, बहन को बोल सकते, दोस्तों को बोल सकते, सारे लोंडों को बोल दो। लोंडी को बोल रहे हो तो तुम किस एंगल से बोल रहे हो वो भी तो समझो ना। तो बोलने का मतलब क्या है? क्लियर होना चाहिए गाइस। क्या होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए, कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए। जैसे तुम दुकान में गए, बोले भैया एक काम करना, बोले क्या? ऑयल देना। बेटा दुकानदार ने बोला हाउ, 100 रुपए दो, 100 रुपए दिए। बेटा कॉन्ट्रैक्ट बना तुम्हारे बीच में ना? क्यों?
तुमने उसको ऑयल देना बोला, लेकिन ऑयल बेटा कौन सा वाला तुमने बताया नहीं ना। खाने का चाहिए, पीने का चाहिए, नहाने का चाहिए, धोने का चाहिए, लगाने का चाहिए। मतलब सुनो, खाने पीने नहाने धोने लगाने का कौन सा वाला ऑयल चाहिए, आपने क्लियरली बताना चाहिए था। आपने बताया नहीं तो एग्रीमेंट वैलिड कैसे बनेगा बे। जैसे तुमने बोला कि आप मुझे घोड़ा दे दो सतीश सर, मेरे को अगर अच्छा लगा तो मैं तुमको 200 रुपये दूंगी, नहीं तो 500 रुपये दूंगी। अरे 200 500 एग्जैक्ट कितना। तुमने किसी के साथ में घर का कॉन्ट्रैक्ट किया लीज लेने का, कितने महीने के लिए लीज तुमने बताया नहीं। द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी क्लियर, द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी क्लियर, इट शुड नॉट बी वेग अनक्लियर, नहीं होने चाहिए। ठीक है, डन सर। तो यहाँ पे यू विल रिमेंबर, जैसे तुमने बोला सतीश सर लॉ पढ़ाओगे क्या, ये लो 10,000 रुपए। बेटा विच लॉ, तुम्हारे लिए लॉ मतलब शायद इंटर का लॉ रहेगा, मेरे लिए लॉ मतलब फाइनल का लॉ, इंटर का लॉ, फाउंडेशन का लॉ, फिर सीए इंटर का लॉ, सीए फाउंडेशन का लॉ, फिर सीए फाइनल का एसपीओएम, फिर सीएस प्रोफेशनल का ईएसजी सब्जेक्ट है कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाला। बेटा मेरे लिए लॉ मीन्स मेनी थिंग, एग्जीक्यूटिव का एडवांस कंपनी लॉ हो गया तुम्हारा, कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस। तुम्हारे लिए लॉ मतलब क्या, समझ में आ रहा है लाइक केस। तो बट सपोज मैं अगर एक ही लॉ पढ़ाता तो वहां पे लॉ क्या है ये बताने की जरूरत नहीं है। ऑयल बिकने वाला सिर्फ कोकोनट ऑयल बिकता हो, तुमने बोला भैया ऑयल देना, तो उसको नहीं बोलने का पड़ रहा है खाने का पीने का नहाने का धोने का, अबे तेरे पास है ही एक, वो देना। समझ में आ रहा है क्या। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन नंबर 10, सेक्शन नंबर 10। सेक्शन नंबर 10 बोलता है पहला, फ्री कंसेंट। सर फ्री कंसेंट मतलब क्या, फ्री कंसेंट मतलब क्या, पहले तो समझो व्हाट डू यू मीन बाय कंसेंट। कंसेंट मतलब होता है एग्री अपॉन सेम थिंग इन सेम सेंस। एग्री अपॉन सेम थिंग इन द सेम सेंस मतलब सर सुनो, आपके पास दो गाड़ी है, एक रेड और एक ब्लैक, आपने बोला सतीश सर मेरी कार परचेस करोगे क्या। आई वॉज थॉट कि यार ब्लैक कलर की कार सेल करेगा, रेड कलर की अच्छी लगती क्या रास्ते पे चलाना एकदम कैसे तो भी। तुमने बोला सतीश सर वुड यू लाइक टू परचेस माई कार, मैंने बोल दिया हाउ। अब तुम्हारे दिमाग में चल रहा था कि तुम रेड कार सेल कर रहे हो, मेरे दिमाग में चल रहा था तुम ब्लैक कार सेल कर रहे हो। तो हियर देयर इज नो मीटिंग ऑफ माइंड्स, हम लोग एक चीज पर एग्री ही नहीं किए। तो यू आर नॉट एग्री अपॉन सेम थिंग, सेम थिंग पर एग्रीमेंट नहीं हुआ। समझ में आ रहा है क्या। सर व्हाट डू यू मीन बाय सेम सेंस, व्हाट डू यू मीन बाय सेम सेंस। चलो मैं तुमको एक बहुत ही प्यारा एग्जांपल बताता हूँ सो दैट यू विल अंडरस्टैंड। ठीक है, सेम सेंस क्या होता है, मान के चलो जैसे मैं तुमको रियल लाइफ बता रहा हूँ, केस स्टडी बता रहा हूँ मेरी खुद की। ये एक रूम है, इसके बाजू में एक बड़ा सा बेडरूम है, इसके बाजू में सामने एक बड़ा सा हॉल है, इधर किचन है। ठीक है, हाँ ऐसा घर है किसी का, एक तो भी घर है समझो, मैं बताऊँ रिवील करूंगा बाद में। अब बेटा क्या होने वाला था, मेरी थी एंगेजमेंट, क्या थी मेरी एंगेजमेंट। जिस दिन मेरी एंगेजमेंट थी ना, मेरे को इस रूम में ऐसे यहाँ से मैंने एंट्री मारा घर में और मैं इस रूम में चले गया, तो ये रास्ता, ये रूम में मैं घुस गया, यहाँ पर हूँ मैं। यहाँ पर मेरे को क्या होना है बेटा, रेडी होना है, रेडी होना है, मैं रेडी हो गया। हाँ एक सेकंड, मैं रेडी हो गया दोस्तों के साथ में, मैं रेडी हो गया, दोस्त वगैरह मेरे साथ में थे। अब बेटा मैं यहाँ से बाहर निकला, मेरे को बुला सतीश जी चलो, बोले एंगेजमेंट के लिए बेटा मेरे को बाहर बुलाए। बोला डन, इसी पल का तो था इंतजार, वो घड़ी आ गई आ गई। मैं ऐसा बाहर, अरे अरे अरे, मैं ऐसा बाहर निकला और मैंने श्रुति को काय पे देखा बेटा, पहली बार साड़ी में देखा। अब साड़ी में देखा पहली बार, ऐसा तुम सोचो ना, आज तक तुम जिसको जीन्स पैंट पे क्या बोल सकते हैं, नॉर्मल कुर्ता पे, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, है ना, इसमें पंजाबी ड्रेस में देख रहे हो, तुम साड़ी में देख लियो, तुम पगला गए हो एकदम, तुम स्माइल कर दियो उसको। मैंने स्माइल कर दिया। अब मेरे को स्माइल आई, लेकिन वो थोड़ी कॉन्स्टिपेशियस, रुक रुक के आई। मैंने बोला ये क्या तरीका हुआ स्माइल करने का। फिर मेरे को समझा था बाजू में मेरी मम्मी है, मेरी सासू माँ है,
इसलिए ये बच्ची ये शर्मा गई है, अच्छे से स्माइल नहीं कर पा रही है। मतलब ठीक है, मैं सामने गया, सामने के हॉल में गया मैं, और सामने हॉल में जाके देखता तो क्या, श्रुति तो यहाँ पे बैठी है, यहाँ पर। मैंने बोला मैंने स्माइल किसको कर दी बेटा, फिर पता चला वो श्रुति जो है उसकी बहन को मैंने स्माइल मार दिया। सर कैसे एक जैसे दिखते क्या, अबे जुड़वा है वो जुड़वा पहले तो दिखते भी एक जैसे पूरे, कोई ऐसा बाइफर्केशन करने का बनता ही नहीं है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द सेंस इन विच आई एम गिविंग स्माइल, एज अ वाइफ समझ के दे रहा था, एंड द सेंस इन विच शी वॉज गिविंग मी स्माइल। कैसा ठरकी जीजू है रे अपना, समझ में आ रहा है। तो बोलने का मतलब दोनों के सेंस अलग है। सो मीटिंग ऑफ माइंड्स कब होगा, जब दिमाग भी एक जैसा रहेगा और चीज भी एक ही रहेगी। समझ में आ रहा है क्या, दैट इज वॉट कॉल्ड फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट, अब नहीं कंसेंट, दैट इज कॉल्ड कंसेंट। और बोलते हैं कंसेंट हमेशा क्या होनी चाहिए, इट शुड बी फ्री, इट शुड बी फ्री, फ्री होना चाहिए। सर फ्री होना मतलब इट इज नॉट कॉज बाय, ऐसे शॉर्टकट लिखो, सी आई यू एम एम एस एफ एक्सेट्रा। क्या लिखा मैंने, सी आई यू एम एस एफ, मतलब सी फॉर कोर्जन। बेटा तुम्हारे सर पे बंदूक रखा और मैंने बोला तेरी गाड़ी मेरे को 2 रुपए में देता कि नहीं देता, आप बोलोगे जान है तो जान है, लेके जाओ गाड़ी तो आप ही की थी बोले। वैसे अगर मैंने बंदूक नहीं रखी रहती तो क्या तुम तुम्हारी गाड़ी मेरे को 2 रुपए 20 रुपए में सेल किए रहते, क्या रहे नहीं। तो कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, अपनी पोजीशन का गलत फायदा लेना। मम्मी ने तुमको, जैसे फॉर एग्जांपल तुमने हर्षद मेहता देखा होगा, गुरुजी अपने भक्त को बोलते हैं बेटा जीवन में आए हो कुछ नेकी का काम करो, अपनी प्रॉपर्टी हमारे लिए ट्रांसफर कर दो। ट्रांसफर गुरुजी आपने बोला ना, अनड्यू इन्फ्लुएंस, अपनी पोजीशन का गलत फायदा लेना। फ्रॉड कर रहे हो आप किसी के साथ में, है ना, तुम बच्चों से पैसे ले लिए, तुमको क्लास ही नहीं देंगे, दिस इज व्हाट यू आर डूइंग, फ्रॉड। लक्ष्मी चिट फंड, फिर हेरा फेरी 21 दिन में पैसा डबल करके दूंगी बोली थी, इट इज अ फ्रॉड। समझ में आ रहा है क्या, अब जस्ट होल्ड फॉर नेक्स्ट 5 to 2 minutes। तो हम लोगों ने पढ़ा जैसे कॉर्जन मतलब सर पे बंदूक रख देना, ठीक है। अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो बोलते हैं दिस कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल। वॉइडेबल मतलब अवॉइडेबल। देखो यार सीधी सी बात है, अगर मैं तुमको अकेला दिखा, तुमने मेरे सर पे बंदूक रखा, बंदूक रख के बोला सतीश सर आपका फोन हमें सेल कर दो, मैंने तुम लोगों को मेरा फोन दे दिया, डोंट यू थिंक यहाँ पे आपने अपनी पावर मतलब बंदूक दिखाया और फोन ले लिया मेरे से और मेरे जेब में 1 रुपया रख दिया। बेटा 1 रुपए में मैं बंदूक नहीं दिखाया रहता तो क्या सेल किया रहता क्या तुमको, नहीं। लेकिन सेल मेरे को इसलिए करना पड़ा क्योंकि तुम्हारे हाथ में क्या थी गाइस, बंदूक थी। समझ में आ रहा है यस और नो। अब अभी तो मैं अकेला हूं, मैं बोलूंगा चल जान दे भाई, जान बच गई सब बहुत बढ़िया। लेकिन अगर मेरे को गलत लगा, क्या मैं बाद में कोर्ट में जाके इस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकता हूँ, हाँ। तो कॉन्ट्रैक्ट विच इज अवॉइडेबल कॉल्ड एज वॉइडेबल, कॉन्ट्रैक्ट विच इज अवॉइडेबल कॉल्ड एज वॉइडेबल, ठीक है। आपको मैंने पहला पॉइंट समझा दिया। अब दूसरा, फ्री कंसेंट के बाद में बोला है पार्टी जो है वो कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। पार्टी कॉम्पिटेंट होना मतलब पार्टी की एबिलिटी होना चाहिए वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सके। जैसे फॉर एग्जांपल जो व्यक्ति मेजर है, 18 साल पूरे हैं, जो व्यक्ति साउंड माइंड है, मतलब अपने होशो आवाज में जब कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हो, बेटा तुमने दारू पी है, तुमको कुछ समझ में आ ही नहीं रहा है, वो गाना आजकल चल रहा है ना कुछ, थोड़ी सी दारू मेरी अंदर आ गई, बेटा तुमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, तुमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है, अनसाउंड माइंड हो चुके हो, अनसाउंड माइंड हो चुके हो। क्या समझ में आ रहा है ये सुनो। या फिर तुम क्या हो, डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। अब जब तुम फाइनल लेवल पे जाओगे ना, कल ही मैंने इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड पढ़ाया, मतलब वहां पे क्या होता है, एक व्यक्ति को बोल दिया बेटा तेरा एल तेरे ए से बड़ा है, एल ए से बड़ा है, मतलब तुम्हारी लाइबिलिटी तुम्हारे एसेट से बड़ी है। ये अगर ऑर्डर किसने दे दिया, कोर्ट ने दे दिया, मतलब तुम इंसॉल्वेंट घोषित हो गए। अब तुम इंसॉल्वेंट जैसे ही घोषित हो गए, आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकते हो क्या, नहीं, नहीं हो सकते हो। कुछ एग्जाम्पल जो आगे हम लोग पढ़ेंगे, ये जितनी भी चीजें मैं बता रहा हूँ ना, इसके ऊपर एक एक चैप्टर है अपना पूरा। नेक्स्ट, लॉफुल कंसिडरेशन। व्हेन आई से लॉफुल कंसिडरेशन व्हाट डज इट मीन्स। बेटा पहली बात, डू यू हैव आइडिया व्हाट इज कंसिडरेशन।
समथिंग इन रिटर्न, समथिंग इन रिटर्न। अब कंसिडरेशन हमेशा कैसे होना चाहिए बोला, लॉफुल होना चाहिए। लॉफुल होना मतलब मैं तुमको लेक्चर दे रहा, तुम मेरे को चरस गांजा दे रहे क्योंकि तुम्हारे पास पैसा ही नहीं है, बेटा अनलॉफुल कंसिडरेशन है। आगे क्या बोला गाइस, आगे बोला है लॉफुल ऑब्जेक्ट। लॉफुल ऑब्जेक्ट, बेटा मैंने तुमको मर्डर करने के लिए, रेप करने के लिए, डकैती करने के लिए पैसा दिया, ये सारे अनलॉफुल ऑब्जेक्ट है। या फिर एग्रीमेंट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। एग्रीमेंट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड का मतलब क्या है सर? फॉर एग्जाम्पल आप किसी को शादी करने से रोक रहे हो, रिस्ट्रेन टू मैरिज, बेटा उसका अधिकार है, उसको डूबने का है, जीवन के संकट जब आंग पे लेने का है, लेन दो, तुम्हारे क्या जा रहा पप्पा का। रिस्ट्रेन टू ट्रेड, आप किसी को धंधा करने से रोक रहे हो, ट्रेड। या फिर वेजरिंग, वेजरिंग एग्रीमेंट, बेटिंग वगैरह करना। बताओ कौन जीतेगा वेजरिंग एग्रीमेंट क्रिकेट में, पाकिस्तान या इंडिया? ऐसा करके तुम क्या सट्टे लगा रहे हो, बारिश आएंगी नहीं आएंगी, वेजरिंग एग्रीमेंट हो गया, ठीक है। तो ये सारी वो चीजें है गाइस जो आपके कॉन्ट्रैक्ट में अगर है, मतलब देखो एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए कितने टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ेगा, सेक्शन 10, सेक्शन 29, सेक्शन 56। इसके अलावा दो केस लॉ है, मिनिमम दो पार्टी चाहिए। उसके बाद में गाइस इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप चाहिए। सेक्शन 56 बोलता है पॉसिबल टू परफॉर्म चाहिए। 29 बोलता है सर्टन होना चाहिए। 10 बोलता है फ्री कंसेंट, कैपेसिटी ऑफ द पार्टी, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड एग्रीमेंट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर वॉइड, ठीक है। और इसके अलावा अदर एंड अदर फॉर्मेलिटी ऑफ लॉ एंड अदर फॉर्मेलिटी ऑफ लॉ। सर व्हाट डू यू मीन बाय अदर फॉर्मेलिटी ऑफ लॉ? जैसे मैं आपको बोल रहा हूं कि मानो मैंने किसी से मोबाइल परचेस किया, मैंने किसी से किटकैट परचेस किया, और मैंने किसी से घर परचेस किया, मतलब फ्लैट परचेस किया। ये तीनों चीजें मैं क्या कर रहा हूँ, परचेस कर रहा हूँ, मोबाइल, किटकैट, फ्लैट। बेटा मोबाइल परचेस करूंगा तो लॉ बोलता है आपको इनवॉइस लगेगा, लेना पड़ेगा, प्लस आपको उसके ऊपर जीएसटी पे करना पड़ेगा, ठीक है। सर किटकैट परचेस किया तो आपको सिर्फ जीएसटी परचेस करना है, इनवॉइस लेने की जरूरत भी नहीं है। और सर अगर मैंने किसी से फ्लैट लिया परचेस, तो बेटा सुनना, यहां पर आपके बीच में एक एग्रीमेंट बनेगा। कौन सा? रिटर्न, मतलब ओरली नहीं चलेगा, ऊपर के दोनों काम ओरली चलते थे, रिटर्न एग्रीमेंट। फिर इसको क्या करने पड़ेगा, इसके ऊपर आपको स्टैम्प ड्यूटी पे करना पड़ेगा, और स्टैम्प ड्यूटी पे करने के बाद में इसको रजिस्टर करवाना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर, रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर इसको रजिस्टर करना पड़ेगा। तो डोंट यू थिंक कुछ कॉन्ट्रैक्ट ओरली में बन सकता है, कुछ रिटर्न बनेंगे, और कुछ किसके लिए कुछ अदर फॉर्मेलिटी रहेगी, तो आपको सारी फॉर्मेलिटी फुलफिल करनी पड़ेगी, तब जाके वो क्या बनेगा, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। गाइज मुझे बताओ क्या इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट समझ में आए? आ जाओ। सबसे पहला पॉइंट देखो क्या लिखा हुआ है, प्रॉपर ऑफर होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए, मतलब a person making offer another person accept, मतलब there must be agreement, ठीक है। दूसरा टू पार्टीज होना चाहिए, वन इज मेकिंग ऑफर, अनदर वन इज एक्सेप्टिंग इट, ठीक है। नेचुरल पर्सन भी हो सकता है, लीगल पर्सन भी हो सकता है, कंपनी और नॉर्मल व्यक्ति के बीच में भी हो सकता है, ठीक है। दोनों पार्टी अलग अलग होने चाहिए। स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रमन लाल एंड कंपनी एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, अगर पार्टनरशिप फर्म की प्रॉपर्टी पार्टनर के हाथ में जा रहे हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऐसा नहीं माना जाएगा कि दो लोगों के बीच में हुआ है, बिकॉज पार्टनरशिप फर्म एंड द पार्टनर वन एंड द सेम माने जाते हैं। सर नेक्स्ट, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप मतलब क्या सर? मतलब ऐसा है, पार्टी मस्ट बी इंटेंट टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, देयर शुड बी इंटेंशन टू इम्पोज ड्यूटी ऑन द प्रोमिसर टू फुलफिल, है ना। अगर नहीं फुलफिल किया तो आप उसके ऊपर लीगल एक्शन ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे केस लॉ मैंने बताया था बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर, एक बार पूरा पढ़ लेना। मिस्टर बेल्फोर एक सिविल इंजीनियर था वर्किंग इन सिलोन, उसके बाद में मिस्टर और मिसेस बेल कहाँ पे चले गए, इंग्लैंड में चले गए वैकेशन के लिए, मैंने हनीमून बोल दिया। बेल्फोर गॉट
रियूमिटेड अथॉरिटीज और वाज एडवाइज टू स्टे इन इंग्लैंड। अच्छा, मिसेस बेलफोर बीमार हो गई तो उसको बोला तू इंग्लैंड में रह। मिस्टर बेलफोर प्रॉमिस टू पे मंथली 30 पाउंड। मिस्टर बेलफोर सेंट एग्री अमाउंट फॉर सम टाइम, और लेटर ऑन उसने पे करना बंद कर दिया। मिसेस बेलफोर ने केस फाइल कर दिया और बेटा कोर्ट का डिसीजन आया, दीज आर नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज ये क्या है, देयर इज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। दूसरा केस भी मैंने बताया हुआ है। लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। कंसिडरेशन को दूसरा वर्ड है क्विड प्रो क्यो, मतलब समथिंग इन रिटर्न, क्विड प्रो क्यो। ऑब्जेक्ट मस्ट बी लॉफुल होना जरूरी है, फ्रॉडुलेंट वगैरह नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट टू कॉम्पिटेंट पर्सन होना चाहिए, पार्टी मस्ट बी कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट मतलब सर मेजर हो सकता है, साउंड माइंड होना चाहिए और नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ होना चाहिए। कंसेंट कैसे चाहिए, फ्री, मतलब एग्री अपॉन सेम थिंग इन द सेम सेंस। इट मस्ट बी फ्री मतलब इट शुड नॉट कॉज बाय कोर्जन अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, सारे एग्जांपल वैसे दिए। जो नोरा है, नोरा थ्रेटन टू किल सतीश, बंदूक रख दी मेरे सर पे नोरा ने। एंड इफ ही डज नॉट सेल हिज बंगलो टू हर, एसबी सर एग्री कर देते कि मैं मेरा बंगलो किसको सेल करूंगा, नोरा को सेल करूंगा। एसबी सर का कंसेंट वाज ऑब्टेन बाय कोर्जन, जोर जबरदस्ती में लिया मेरा कंसेंट, फिजिकल फोर्स है। एंड देयरफॉर इट कैन नॉट रिगार्ड एज अ फ्री। आगे सर्टेनिटी ऑफ द मीनिंग, बेटा मीनिंग बहुत क्लियर होना चाहिए। आपने गए अमर एग्री टू सेल 5 टन ऑफ ऑयल टू अकबर, लेकिन वॉट एवर द प्राइस अकबर में पे, जितना पे करेगा मैं तेरे को सेल करने के लिए रेडी हूँ। बेटा कितना पे करेगा वो बताया नहीं है। पॉसिबल टू परफॉर्म होना चाहिए, लीगल और तुम फिजिकल और लीगल है ना। एग्रीमेंट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर वॉइड, एग्जांपल दिए हुए कुछ, और उसके बाद में कंप्लायंस ऑफ नेसेसरी लीगल फॉर्मेलिटी, कंप्लायंस ऑफ नेसेसरी लीगल फॉर्मेलिटी। क्या आपको यहाँ तक का सब कुछ समझ में आया, यस और नो, यस और नो गाइस। तो यहाँ पर अब लास्ट पॉइंट जिसके बाद में मैं इस वाली लेक्चर को रोक दूंगा, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट गाइस। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मैं बड़ा इजी करके तुमको बता रहा हूँ, आ जाओ हेडिंग लिखे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बेटा सुनना, मैं अलग से शुरू करूंगा थोड़ा सा, बाद में अगले लेक्चर में एक टॉपिक को लेके जाऊंगा। ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। देखो मैंने आपको बोला कि सतीश सर आपको इंटर के लेक्चर देंगे और आपने सतीश सर को पैसा देना था, ठीक है। क्वेश्चन ये आया, क्या कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो गया, क्या कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो गया। तो मानो कॉन्ट्रैक्ट इज परफॉर्म बाय बोथ द पार्टीज, बोथ द पार्टीज, मतलब मैंने आप लोगों को सारे के सारे लेक्चर दे दिए और आप सारे लोगों ने हमें पैसा दे दिया, तो दोनों पार्टी ने ऑब्लिगेशन परफॉर्म कर दिया। हाँ, नो फर्दर ऑब्लिगेशन, अब दोनों की एक दूसरे के प्रति कुछ भी ऑब्लिगेशन नहीं बची। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो इसको बोलते हैं एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। जब दोनों पार्टी ने अपने ऑब्लिगेशन को परफॉर्म कर दिया ना, उसको क्या बोलेंगे, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन रियलिटी पे आते कि मान के चलो अब तो अगले बैच से जो परचेस करेंगे उनको तो लेक्चर एक ही दिन में सारे मिल जाएंगे। तो क्या हुआ, इफ ऑब्लिगेशन नॉट फुल्ली नॉट परफॉर्म, नॉट परफॉर्म, तो ऐसे केस में उसको क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ पेंडिंग है तो वो एग्जीक्यूटेड नहीं, एग्जीक्यूटरी, कुतरी नहीं रहे, एग्जीक्यूटरी, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, जहां पर ऑब्लिगेशन परफॉर्म करना बाकी है। अब एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट में सुनना, इफ ऑब्लिगेशन ऑफ
वन पार्टी इज पेंडिंग, मतलब जैसे तुम लोगों ने तो पूरा पैसा दे दिया है ना, तो तुम्हारा ऑब्लिगेशन खत्म हो गया, लेकिन मेरा ऑब्लिगेशन अभी भी बाकी है कि मैंने तुमको सारे लेक्चर नहीं दिए। दिस इज कॉल्ड यूनिलैटरल एग्जीक्यूटरी। यूनिलैटरल executory. And if obligation of both parties pending, if obligation of both parties are pending, दोनों भी पार्टी के ऑब्लिगेशन पेंडिंग है, दिस इज कॉल्ड व्हाट गाइस, इसको हम बोलते हैं बायलैटरल एग्जीक्यूटरी। बायलैटरल एग्जीक्यूटरी मतलब द बोथ पार्टी ऑब्लिगेशन इज स्टिल पेंडिंग, बायलैटरल। ठीक है, तो ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस में क्या क्या देखा हम लोगों ने, बताओ। एक तो हम लोगों ने देखा एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, फिर हम लोगों ने क्या देखा, फिर हम लोगों ने देखा एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, फिर एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी हम लोगों ने देखा यूनिलैटरल एग्जीक्यूटरी और बायलैटरल एग्जीक्यूटरी। गाइस बताओ, क्या यहाँ तक समझ में आया आपको, ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। अब क्वेश्चन ये आया ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस के बाद में ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। सर ये ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन क्या बोलता है, सुनो। ठीक है, पहले 3 लिख लेते हैं। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, और उसके बाद में 2 इजी है, वन इज योर quasi कॉन्ट्रैक्ट और अनदर वन इज योर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट का मैं जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तब आपको एक नोट करा के दे दूंगा, रीजन बिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट पे भी आपके सिलेबस में आपको क्वेश्चन दिखेगा। ठीक है, अब ध्यान देना, व्हाट इज एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है, तो बोलते हैं व्हेन कॉन्ट्रैक्ट इज मेड बाय यूज ऑफ वर्ड, व्हेन कॉन्ट्रैक्ट इज मेड बाय यूज ऑफ वर्ड, इट मे बी, जो वर्ड तुम यूज कर रहे हो ओरल और इट में भी रिटन। मतलब सर सुनो, ओरल का एग्जांपल दे दो सर, ओरल का मैंने बोला विल यू मैरी मी, दिस इज व्हाट ओरल ऑफर दिया ना मैंने आपको, तुमने बोला यस, तो ये हो गया क्या ओरल। बेटा रिटर्न क्या होता है, जैसे एक चिट्ठी लिख के मैंने कबूतर के हाथ में दिया, बोला मैंने कबूतर जा 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 पहले प्यार की पहली चिट्ठी सावन को दिया, दिस इज व्हाट कॉल्ड रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट। रिटर्न हुआ है हमारे बीच में ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। व्हाट इज इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट रे, इम्प्लाइड का मतलब होता है व्हेन कॉन्ट्रैक्ट इज मेड अदरवाइज देन वर्ड, अदरवाइज मतलब वर्ड के अलावा, अदरवाइज देन वर्ड। फॉर एग्जाम्पल बाय कंडक्ट ऑफ पार्टीज, शायद पार्टी के कंडक्ट से हुआ होगा, यस और नो। तो ये क्या हो गया इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, मतलब आप दुकान में गए, आपने बोला ऐसा इशारा किया, उसने झापड़ दिया, गंदी उंगलियां दिखाता बोल के, अरे बोला नहीं ऐसा, फिर लगे उसने तुम्हारे हाथ में पिस्टल रखा, तुम फूक रहे, सिगारेट रखा, पिस्टल सिगारेट वॉट एवर क्या रहता वो। तो बोलने का मतलब बड़ा सिंपल है, यहाँ पे तुमने भी कुछ नहीं बोला, सामने वाले ने भी कुछ नहीं बोला, इशारों इशारों में, है ना, हमारा क्या हो गया कॉन्ट्रैक्ट हो गया। दूसरा, आपन ने ऐसा इशारा किया, हाँ बोल,
मतलब आई लव यू ऐसा कर दिया बेटा अपन ने, तो लड़की ने ऐसा किया, मतलब वो उसके तरफ से भी हाउ बोल दी तुमको। तो बेटा अदरवाइज देन वर्ड जो कॉन्ट्रैक्ट इंटर हुआ दैट इज कॉल्ड व्हाट, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। एंड लिखेंगे नोट, टैसिट ब्रैकेट में लिखेंगे साइलेंट कॉन्ट्रैक्ट इज also type of employed contract, type of implied contract। tacit contract भी एक क्या है, आपके implied contract का हिस्सा है। सर व्हाट डू यू मीन बाय tacit contract? बेटा मैन एंड मशीन का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, दैट इज एटीएम। एटीएम में तुम देखो कोई कुछ बोलता नहीं, बाय कंडक्ट से कॉन्ट्रैक्ट, आपने पैसा नंबर डाला आपके पैसे आ गए, ये हो गया टैसिट कॉन्ट्रैक्ट, साइलेंटली विदाउट एनी एक्सप्रेशन ऑफ सिंगल वर्ड। ठीक है, दूसरा फॉल ऑफ हैमर, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग के बेसिस पे हो गया ये। मतलब सर फॉल ऑफ हैमर मतलब ऑक्शन सेल में 1001, 1002, 1003, मतलब ये 3 बार बोली लगा दी ना, तो ये हो गया ऑक्शन सेल के केस में। दिस इज व्हाट कॉल्ड, दिस इज योर इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, गॉट इट। आंसर कॉजी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, देखो इलेक्ट्रॉनिक को पहले बताता हूं। एंटर बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, मतलब सर जैसे हम लोग वेबसाइट पे गए, बोले क्या आप 18+ हो, मैंने बोला यस। ऑर्डर कंफर्म करो, मैंने बोला यस। देखो ना यार, अमेजोन से कुछ ऑर्डर करते हो तो वो आता है टिक करके यस और नो, यस। ड्यूरिंग कोविड में किसी एकेडमी में पढ़ाता था, तो वो ड्यूरिंग कोविड में जो अपॉइंटमेंट हुआ था, उन्होंने मेरे ईमेल पे लेटर भेजा था क्या का कॉन्ट्रैक्ट, मैंने उसको डिजिटली साइन किया था, इलेक्ट्रॉनिक। इसके अल्टरनेट नाम भी है, ऑल्सो नोन एज, इसका नाम और क्या नाम है इसका, नंबर 1 साइबर कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा ईडीआई, मतलब सर इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, और तीसरा इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, और तीसरा क्या क्या बोल सकते हो आप इसको, इसको माउस क्लिक कॉन्ट्रैक्ट। माउस क्लिक, एक क्लिक में हो गया ना। अब जिन बच्चों ने ऑनलाइन लेक्चर परचेस किया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। कॉजी कॉन्ट्रैक्ट, देखो एक होती माँ और एक होती मासी माँ। मासी माँ समान है लेकिन माँ नहीं है, वैसे ही कॉजी कॉन्ट्रैक्ट, कॉजी कॉन्ट्रैक्ट, कॉजी का मतलब होता है नॉट एग्जैक्ट बट सिमिलर, इट इज नॉट कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है बट सिमिलर, रिजेंबल टू कॉन्ट्रैक्ट। रिजेंबल करता है किसको, कॉन्ट्रैक्ट को। सर एग्जांपल, रुको बताता हूं। नॉट कॉन्ट्रैक्ट क्यों बोला, बिकॉज essential elements is missing, because essential elements जैसे ऑफर नहीं है, एक्सेप्टेंस नहीं है, बट सिमिलर टू कॉन्ट्रैक्ट क्यों बोल रहा हूं मैं, बिकॉज लॉ ने इम्पोज किया है आपके ऊपर कुछ ऑब्लिगेशन। जैसे एग्जांपल के लिए मेरे मोबाइल से क्या हुआ, गलती से पैसा ट्रांसफर हो गया आपके अकाउंट में, मेरे को आपको भेजना तो नहीं था, मेरे को किसी और को भेजना था, लेकिन आपके अकाउंट में गया, क्या आपका पैसा है, आपके पापा का पैसा है, नहीं है ना, वापस करो वापस करो। दिस इज कॉल्ड, सर आपका मेरा थोड़ी ना कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, मैं बोला मैं एक्शन लूंगा, कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी हुआ, एक्शन कैसे लोगे बेटा, इसलिए आया कंसेप्ट कौन सा, कॉजी कॉन्ट्रैक्ट। ये बेस है, इट इज बेस अपॉन द प्रिंसिपल, इट इज बेस ऑन प्रिंसिपल, ये एक प्रिंसिपल पे बेस है
जिसको बोलते हैं अनजस्ट, अनजस्ट एनरिचमेंट। सर ये क्या है बेटा? रिच मतलब अमीर होना, अनजस्ट मतलब जस्टिफाइबल वे या अनजस्टिफाइबल, अनजस्टिफाइबल अमीर होना। मतलब यू कैन नॉट बिकम अ रिच एट अ कॉस्ट ऑफ अदर। मेरा पैसा और तुम मजे मार रहे हो। मैंने ऑर्डर किया पिज्जा, बेटा तुमने खा लिया, वो तुम्हारा पप्पा का ऑर्डर था क्या? नहीं। फिर कैसे खाया रे? नहीं सर आपको नहीं। बोलने का मतलब क्या है, तुमने क्यों खाया जबकि तुम्हारा नहीं था? अब तुम मेरे को एक तो पिज्जा ला के दो, नहीं तो पैसा दो। दिस इज कॉल्ड कॉजी कॉन्ट्रैक्ट। तो बेटा मैंने आपको क्या बताया? कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस बता दिया, कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन बता दिया। अब इसके बाद में कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा अगली वाली क्लास के अंदर। गॉट इट? तो एक बार आ जाओ। मेरे को तो ऐसे लगता है ना एक बार कंप्लीट कर ही देना चाहिए। चलो, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है पढ़ो। It is a terms of if the terms and condition of contract agree upon by words, word written भी हो सकते हैं, oral भी। At the time of formation of contract, contract said to be express contract। A ने B को बोला टेलीफोन के ऊपर that offer to sell his house for 2 लाख 20 लाख whatever, है ना? तो ये क्या है? और B ने हाँ बोला। Implied contract, it come into existence by implication of law or by action, मतलब लॉ की वजह से, एक्शन की वजह से। It means law implies a contract through parties never intended, never intended। मतलब सर ये क्या होता है? कॉजी कॉन्ट्रैक्ट इज द टाइप ऑफ इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में आएगा तुम्हारा, आगे जाके पढ़ेंगे अपन। इफ द प्रपोजल इज एक्सेप्टेंस इज मेड अदरवाइज देन वर्ड, तो प्रॉमिस इज सेड टू बी इम्प्लाइड एनालिसिस। जैसे फॉर एग्जांपल एक कुली आया, आपका सामान उठाया, और बेटा आप कुली के पीछे चल रहे, कुली आगे आगे चल रहा है, और कुली ने आपका सामान क्या रख दिया? रास्ते पे रख दिया, बोले आप पैसा दो। तुमने बोला तूने थोड़ी ना ऑफर दिया। बेटा सुनना, उसने सामान उठाया, ये उसकी तरफ से ऑफर था। तो अगर तुमको उसने ग्रेटिटियसली नहीं किया था, मतलब चैरिटी नेचर से नहीं किया था, नॉन ग्रेटिशियस एक्ट था, उसका इंटेंशन था पैसा लेना। तो अगर तूने किसी के मजे लिए और बाद में बोल रहा मैंने थोड़ी तेरे को बोला था, यू आर सपोज टू स्टॉप हिम, नहीं ना? तो ये हो गया। सो an implied contract is the one which is inferred from the act or from the conduct of the parties or from the circumstances of the cases। A deliver by mistake a goods to B's warehouse instead of C's place। A ने C को गुड्स देने की जगह पे B के घर पे रख के आ गया। बेटा देयर इज ऑब्लिगेशन ऑन पार्ट ऑफ B कि वो गुड्स वापस किसको दे दे? A को दे दे, क्योंकि उसका माल नहीं है वो। टैसिट का मतलब होता है साइलेंट। अ टैसिट कॉन्ट्रैक्ट आर दोस कॉन्ट्रैक्ट इन्फर फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज विदाउट एनी वर्ड स्पोकन एंड रिटर्न। एटीएम वाला और फॉल ऑफ हैमर वाला। कॉजी कॉन्ट्रैक्ट इट इज क्रिएटेड बाय लॉ। कॉजी कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रिक्टली नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बट देयर इज नो इंटेंशन टू क्रिएट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है? बट लॉ इसको क्रिएट करता है। क्यों? बिकॉज लॉ ने आपके ऊपर कुछ ऑब्लिगेशन डाले हुए हैं, लीगल ऑब्लिगेशन इम्पोज ऑन द पार्टी हु रिक्वायर टू परफॉर्म इट, उसको परफॉर्म करना ही पड़ेगा। Quasi contract based upon the principle a person shall not allowed to be enrich himself at the expense of other। no one can enjoy at the cost of other, ठीक है? यहाँ पे ऑब्लिगेशन, अगर तुमको फाइंडर ऑफ द गुड्स हो, किसी का गुड्स रास्ते पे मिला तो तुमने उठाया ना, अब तुमको ट्रू ओनर को ढूंढ के उसको देना पड़ेगा, ठीक है? सर नहीं मिला तो उसके ऊपर है। ई कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट जिसको इलेक्ट्रॉनिक मीन से एंटर किया गया, ओवर इंटरनेट हुआ है, इसको ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज भी बोलते हैं। इसके लिए तुम इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क का यूज करते हो। इट हेल्प इन बिजनेस ट्रांजेक्शन इलेक्ट्रॉनिक मोड, इसका नाम है ईडीआई, साइबर कॉन्ट्रैक्ट और माउस क्लिक कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है? सर कॉन्ट्रैक्ट अगर परफॉर्म हो गया, कंप्लीटली परफॉर्म, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। नथिंग इज रिमेन, कुछ भी बाकी नहीं है। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट आर होली परफॉर्म, और ये एक तरीका है किसका? डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का। सर एग्जीक्यूटरी मतलब कॉन्ट्रैक्ट वेयर बोथ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट एट टू परफॉर्म, दोनों के ऑब्लिगेशन परफॉर्म करना बाकी है। इफ द एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट रेसिप्रोकल प्रॉमिस और ऑब्लिगेशन, जस्ट होल्ड ऑन। इन एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट क्या बोला हुआ है, ध्यान देना। कंसिडरेशन इज अ रेसिप्रोकल, एक दूसरे को से प्रॉमिस के बदले प्रॉमिस, एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट है ना। सच कंसिडरेशन टू बी परफॉर्म इन फ्यूचर ओनली, अभी परफॉर्म नहीं किया, फ्यूचर में, है ना, डिस्क्राइब एज एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट। पार्शियली परफॉर्म और होली अनपरफॉर्म, तो उसके बेसिस पे उसको दो नाम है। यूनिलैटरल व्हेन वन पार्टी, वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट, ओनली वन पार्टी हैज परफॉर्म, अदर पार्टी का ऑब्लिगेशन बाकी है, यूनिलैटरल। दूसरा बायलैटरल, व्हेन द ऑब्लिगेशन ऑफ द बोथ पार्टीज आर आउटस्टैंडिंग, टू साइडेड कॉन्ट्रैक्ट।
इसको बोलेंगे बायलैटरल एग्जीक्यूटरी, ठीक है। अब इसके बाद में गैस मैं तुम लोगों के लिए होमवर्क दे रहा हूँ, आपको डिफरेंस पढ़ना है कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट का, ठीक है। इसके बाद में अगली क्लास में अपन मिलेंगे, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का दूसरा पार्ट पढ़ाऊंगा, और साथ ही साथ में गए जैसे ही टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़कर हो गया, ये चैप्टर भी अगली क्लास में मोस्ट प्रॉब्ली क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। गॉट इट। चलो मिलते हैं हम लोग अगली वाली क्लास के अंदर।